नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हमारे साथ जूम पर जुड़ रही हैं कविता कृष्णन, स्त्रीवादी कार्यकर्ता हैं, बहुत सशक्त आवाज़ हैं महिला अधिकारों को लेकर। इसके अलावा सीपीआई एमएल से भी जुड़ी रही हैं अतीत में। बहुत बहुत स्वागत कविता आपका न्यूज़ लॉन्ड्री चर्चा में। शुक्रिया। इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री के दफ्तर में, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ 2 साथी पुराने हमारे साथ हमारे शार्दुल कात्यायन हैं। शार्दुल, आपका भी स्वागत। हेलो। और साथ में पर्यावरण मामलों के विशेषज्ञ, कई और तमाम विषयों पर, नक्सलवाद के से जुड़े मसलों पर आपने इनको देखा पढ़ा है, लंबा पत्रकारिता और रिपोर्टिंग का अनुभव। हमारे साथ हृदय जोशी हैं। हृदय, आपका भी स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस हफ्ते कई सारी चीज़ें हैं बातचीत करने के लिए। अगले 1 घंटे में हम उन विषयों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शार्दुल हमारे साथ हैं। वो आपको जो इस हफ्ते की सुर्खियां हैं उसकी जानकारी देंगे। उससे पहले मैं बस 2 छोटी सी अपीलें करना चाह रहा हूं जो हमारे चर्चा के श्रोता हैं उनके लिए। एक तो आपके पत्र जिनको हम अपने चर्चा में शामिल करते हैं, वो पत्र आप हमें भेज सकते हैं podcasts@newslaundry.com पर, या फिर आप सीधे www.newslaundry.com/podcast-letters पर भी अपने पत्र हमको भेज सकते हैं। हम उसको चर्चा में शामिल करेंगे। इसके अलावा हमारा इस समय 2 राज्यों का जो चुनाव चल रहा है, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, उससे जुड़ा हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट है। आपको पता है कि एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत हम वो स्टोरीज़, वो रिपोर्ट्स, वो ग्राउंड कवरेज करते हैं जिसमें आप हमारी मदद करते हैं। तो गुजरात और हिमाचल से जुड़े एनएल सेना प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमारी मदद करें। हमारी वेबसाइट पर जाएं, एनएल सेना के पन्ने पर जाएं, पेज पर जाएं, और वहाँ पर अपने मन मुताबिक राशि को आप हमें दे सकते हैं, चंदा। एक और जानकारी है जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने तय किया है कि हमने 2 किताबें, जो एक बहुत लोकप्रिय लेखक हैं अमीश त्रिपाठी, जिन्होंने भारतीय मैथोलॉजी के ऊपर अलग अलग विषयों पर कई सारी किताबें लिखी हैं, तो न्यूज़ लॉन्ड्री ने पे उनका इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं। और ये जो उनकी किताब है जिसको न्यूज़ लॉन्ड्री ने इस बार शामिल किया है, उस किताब का नाम है वॉर ऑफ लंका। वॉर ऑफ लंका पर को उन 2 हमारे सब्सक्राइबर्स को मुफ्त दिया जाएगा जो हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन अपने किसी मित्र को, दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, परिवार को गिफ्ट देंगे। तो वो ऐसे 2 हमारे सब्सक्राइबर्स को शुरुआत में जो गिफ्ट करेंगे, उनको हम ये किताब वॉर ऑफ लंका मुफ्त में देंगे। इस पर अमीश त्रिपाठी के दस्तखत होंगे, इस पर अभिनंदन शेखरी के दस्तखत होंगे, और मैं भी इस पर दस्तखत कर दूंगा। तो ये साइंड बुक होगी जो आप लोगों के लिए उपलब्ध होगी। शुरुआत के 2 जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे। इसके लिए एक और छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। जो भी आप जिसको भी गिफ्ट कर रहे हैं, उनका ईमेल आईडी, साथ में अपना पता और कॉन्टैक्ट नंबर हमें मेल कर देंगे, तो ये किताब आप तक पहुंच जाएगी। तो ये 2 महत्वपूर्ण जो सूचनाएं थी हमें अपने श्रोताओं से साझा करनी थी। जो चर्चा में इस हफ्ते सुर्खियां रही हैं, एक बार उसके बारे में सबसे पहले शार्दुल आप हमारे श्रोताओं को अवगत कराएं। इस हफ्ते भी काफ़ी सारे खबरें रहीं हमेशा की तरह। पहली खबर G20 से जुड़ी है। बाली में इस वर्ष की G20 समिट चल रही थी, जो बुधवार को 16 दिसंबर को समाप्त हुई। जी। और भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने जो उज़्बेकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समय जो वक्तव्य दिया था, उसी को विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक शब्दों में रखा और कहा कि रशिया और यूक्रेन युद्ध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये आज के युग की मांग नहीं है, और इसने पूरी दुनिया में लोगों पर असर डाला है और इसे तुरंत रुकना चाहिए, डिप्लोमेसी की शुरुआत होनी चाहिए। मैं श्रोताओं को ये ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, जब हमने इस पे कुछ हफ्ते पहले बात की थी युद्ध पर, तो दुनिया के सबसे गरीब देशों के लोग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। आप जो महंगाई अपने जीवन में देख रहे हैं, उसके पीछे भी एक हद तक ये युद्ध ही है, और उनमें भी सबसे ज़्यादा अफ्रीकी छोटे देश जो लगभग पूरी तरह से यूक्रेन और रूस पर अपने अनाज के लिए निर्भर हैं। जी।
दूसरी सुर्खी दिल्ली से, इस पर आज हम बात भी करेंगे। एक युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर की, या प्रेमिका भी कह सकते हैं आप, एक्स प्रेमिका की आपसी विवाद के बाद हत्या कर दी। और फिर उसने हत्या को छुपाने के लिए बहुत ही जघन्य कदम उठाए। युवती की हत्या मई में हुई थी, लेकिन उसका पता इसी हफ्ते चला, और वो तब चला जब बहुत दिन तक कोई संपर्क ना हो पाने के कारण उसके परिवार और दोस्तों ने पुलिस में कंप्लेंट कराई, और पूछताछ के बाद युवक ने माना। आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। खेद की बात है कि ये दिल्ली एनसीआर की इकलौती ऐसी जघन्य घटना नहीं थी, एक दूसरी भी सामने आई। गाजियाबाद में 4 साल पहले एक मर्डर हुआ था एक व्यक्ति का। युवक की उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी ने मिलकर हत्या कर दी थी, फिर उन्होंने उसे अपने आहते में ही गाड़ दिया। और ये केस ऐसे पता चला कि नए एसपी, नए अधिकारी आए पुलिस के, और उन्होंने अनसुलझे केसों की जांच दोबारा शुरू करी, तब ये मामला सामने आया। तो अपराध की नेचर और इसके अलग अलग पहलुओं पर आज हम बात करेंगे ही। अगली सुर्खी तकनीकी जगत से, इसमें उथल पुथल जारी है, हमने पहले भी इसका जिक्र किया है सुर्खियों में। इस हफ्ते अमेजॉन ने 10,000 लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और ये मैं अंतर्राष्ट्रीय नंबर बता रहा हूँ। हाँ। पिछले हफ्ते भी किया था कि मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है, उसने भी करीब 11,000 लोग, अपनी 13% वर्कफोर्स को निकालने का वक्तव्य जारी किया था, और वो अगले क्वार्टर में हायर भी नहीं करेंगे। व्हाट्सएप, भारत में व्हाट्सएप और मेटा के पब्लिक पॉलिसी निदेशकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ये सिर्फ इन तीनों कंपनियों की बात नहीं है। इस साल में अभी तक करीब 1,30,000 टेक वर्ल्ड में नौकरियां जा चुकी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि टेक बबल कोट एंड कोट बर्स्ट हो रहा है, पंचर हो रहा है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाह रहा था, इतनी इंपॉर्टेंट हेडलाइन है। एक ऐसे वक्त में जब कंपनियां घाटे में चल रही हैं, सब पता चल रहा है, घाटे में नहीं भी चल रही हैं तो लोगों को निकाल रही हैं, और शेयर बाजार जो है वो बिल्कुल ऊपर जा रहा है। तो ये मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि शेयर बाजार और लोगों की खुशी का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। और शेयर बाजार ऊपर है तो आम लोग खुश हैं। और निदेशकों की नौकरी जो है, शार्दुल बताते रहते हैं, काफ़ी निदेशक इनके दोस्त हैं, लेकिन उनकी नौकरी जाने का क्या मतलब है? बड़े बड़े जो पैकेज लेके वो रिटायर, मजाक कर रहा हूँ मैं। पर एक चीज़ ये है, जो आप कह रहे हैं निर्देश, शेयर बाजार कभी भी खुशहाली और उसका पैमाना नहीं। शेयर मार्केट उस सेंटिमेंट पे चलता है जब उसको लगता है कि सरकारें बताती हैं देखो शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, तो हमने बहुत आम आदमी की खुशी और शेयर बाजार में कोई लेना देना नहीं। वो अल्टीमेटली एक इशू से बढ़ता है जब उसको लगता है कि अब खरीदारी बढ़ेगी, अब बाजार में बिक्री बढ़ेगी, उसके माल की मांग बढ़ेगी, तो वो बढ़ता है। और वो तभी मार्केट में ये सेंटिमेंट आता है जब तबाहियां हों, बर्बादियां हों। तो 2004 में जब यूपीए 1 की सरकार बनी तो हम लोग कवर कर रहे थे, तो अगले दिन की जो खबर है, रोज जाना पड़ता था रिपोर्टिंग करने। अगले दिन अखबार में बिल्कुल, जो अभी तक मुझे याद है, हेडलाइन थी, इज एनीबडी देयर, क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं था। अच्छा। मार्केट जो है पूरी तरह से क्रैश कर गया था। उसके बाद मनरेगा जैसी स्कीम आई, लोगों के लिए कुछ राहत तो हुई होगी उन स्कीमों से कुछ ऐसी, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि उल्टा भी है, शेयर बाजार नीचे है तो नहीं, लोग दुखी हैं। चलिए, जब मैंने कई हफ्ते पहले मेरे ख्याल से मैंने बात उठाई थी, तब आपने यही समझाया था, मुझे ये समझ आया, शेयर मार्केट अमीर लोगों की मूड पे डिपेंड करता है, बस उन्हें अच्छा लग रहा है तो ठीक है। वो भी अच्छा है। वो भी एक तरीका उसको देखने का। एक जरूरी खबर, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जबरदस्ती मत परिवर्तन को एक गंभीर मुद्दा बताया, फोर्स कन्वर्जन। और 22 नवंबर परिवर्तन को, हाँ, मत परिवर्तन तो ये भी हो सकता है कि आपका वोट बदल दिया किसी ने। नहीं संप्रदाय परिवर्तन, लेकिन ये परिवर्तन मैसेज देना चाह रहे हैं, परिभाषाओं का अंतर है। मत परिवर्तन वालों में है, लगे हुए हैं आजकल। नहीं, धर्म का मैं दूसरा मतलब समझता हूँ। पर खैर, 22 नवंबर तक उन्होंने केंद्र सरकार को उस पर अपना पक्ष साफ करने को कहा है। और 2 जजों की बेंच का कहना था, अगर ये आरोप सही हैं तो ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होगा। गुजरात में चुनाव होने ही वाले हैं और राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी ने पहले भाजपा पर अपने उम्मीदवार को अपहरण करने का आरोप लगाया, और फिर उम्मीदवार आनन फानन में आए, उन्होंने उम्मीदवारी वापस ली, और फिर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। तो या आप ये गुजरात के चुनाव की बात कर रहे हैं? जी, गुजरात। अगली सुर्खी। और कंचन जरीवाला इन उम्मीदवार का नाम था, और उन्होंने कहा कि मैंने नामांकन इसलिए वापस लिया कि जनता का समर्थन नहीं मिल रहा था, कोट उन्हीं के शब्दों में, और पार्टी उनके गुंजाइश से ज्यादा खर्चे की मांग कर रही थी, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। तो देखते हैं क्या होगा। अगली 2 सुर्खियां अंतर्राष्ट्रीय हैं। पहला, यूनाइटेड नेशंस ने वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि बीते मंगलवार को दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो गई। 800 करोड़ नहीं, 800 करोड़। और इसमें रोचक बात यह है कि इसमें से
पिछले 1 बिलियन पिछले 12 सालों में ही जुड़े हैं। राइट। आखिरी जो 1 बिलियन है, और 2037 तक ये 9 बिलियन हो जाएगी। और इनमें से अधिकतर लोग भारत, पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया के ही होंगे। और आखिरी सुर्खी खेल जगत से, आप पिछली बार हम बात कर रहे थे तो मैंने थोड़ा खंगाला, 2 दिन बाद से 20 तारीख से फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है कतर में। मेरा आज का रिकमेंडेशन भी इसी से जुड़ा है। गुड, तो इंतजार करेंगे आपके रिकमेंडेशन। तो एक उस पे मैं थोड़ी छोटी छोटी संक्षिप्त टिप्पणियाँ आप लोगों को चाह रहा हूँ। 800 करोड़ आबादी हो गई दुनिया की, और हाँ, और 800 करोड़ आबादी का एक मकसद ये है कि ज़्यादातर, जैसा शार्दुल ने इशारा किया, कि ज़्यादातर लोग साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में ही ये आबादी रह रही है और आगे भी रहेगी। और भारत इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बनने वाला है अगले कुछ सालों, अगले साल तक, है ना, इसी महीने। तो वो जो इस आबादी को जिसमें ये कहा गया कि सबसे युवा देश भी यही देश हैं जो कि जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, उस लिहाज से अगर कहें तो इसका इस पूरे ह्यूमन रिसोर्स के कैपिटलाइजेशन का, इसके इस्तेमाल की जो स्थिति थी, उस पर मैं कविता आपसे की टिप्पणी चाहता हूँ कि ये भारत के लिए एक अच्छी स्थिति है इस समय, या फिर हम इस मौके को खो रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौके मुझे लगता है कि मानवता के इतिहास में या देशों के इतिहास में 1500 साल 200 साल बाद आते होंगे, जब आपकी बहुत बड़ी आबादी वर्क फोर्स में है, तब आप उसका कैपिटलाइजेशन किस तरह से करते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हालांकि ये पूरी दुनिया का ट्रेंड है कि हम अपनी पूरी आबादी को धार्मिक और इस तरह के संकीर्ण उसमें उलझा के, फंसा के, और उसकी पूरी प्रोडक्टिविटी को चैनलाइज करने का बहुत कोई सटीक और कारगर जरिया ढूंढ नहीं पाए हैं इतनी बड़ी वर्कफोर्स को एंगेज करने का। ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि मुझे लगता है, देखिए कुछ जो टर्म्स हैं जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल, ये अक्सर चल पड़ा है हमारे देश में, लेकिन ये आया कहाँ से है? ये दरअसल एक बहुत ही नस्लवादी किस्म की सोच जो कहती है कि गरीब देशों में, वो देश गरीब क्यों है? क्योंकि वो उनको कॉलोनाइज किया गया, उपनिवेश बनाया गया, लूटा गया एक समय, उन देशों में आबादी ज्यादा है। कुल मिलाकर के इस तरह की एक चर्चा चल पड़ी है, और जब हम भी इसको इंटरनलाइज कर देते हैं, भारत में हर समस्या, किसी भी समस्या की बात ले लीजिए, चाहे कोविड डेथ्स की बात हो, चाहे माने बेरोजगारी की बात हो, तो तुरंत आपको सुनने में मिलेगा आम चर्चा में कि अरे हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बस यही समस्या है सब चीज की। तो ये लेकिन गलत सोच है। ये पॉपुलेशन हमारे लिए एक बड़ा रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स। ये तो पूरी दुनिया में हमको आगे ला सकता है। जो हमें पीछे धकेलना चाहते हैं वो पॉपुलेशन कंट्रोल की नस्लवादी की चर्चा चलाते हैं दुनिया में, उसके खिलाफ हम लोग को कहना चाहिए कि भाई यहाँ पर लोगों को ये हमारा रिसोर्स है, और अगर हमने इसका अच्छा इस्तेमाल किया, अगर लोगों के हाथ में काम मिला, तब तो हम जबरदस्त तरीके से, ये हमारे विकास का सबसे बड़ा ड्राइवर हो सकता है, इंजन हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। ठीक बात है। बिल्कुल, जैसे कविता ने कहा, मैं उसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखूं कि वो ये कहना चाह रही कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े दिखाते हैं, अब जिसकी भी नाकामी समझे, कि हमारी इसी ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा जो है स्टंटेड है या वेस्टेड जिसे हम कहते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में शार्दुल ने बड़े अच्छे से इस पर बात भी की थी, समझाया भी था। और जब आबादी बढ़ने की बात करते हैं, हमको इस रिसोर्स को, तो ऐसी हमें योजनाएं चलती हैं तो उनका विरोध होने लगता है कि मिड डे मील स्कीम क्या है? एक बच्चा जो बेचारा भूखा है, उसको एक अंडा अगर मिल जाता है तो उसका पोषण बन रहा है, यानी वो आने वाले दिनों की आपकी ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको बेहतर हो रही है। अगर हम कहते हैं पानी में आर्सेनिक जो गंगा के मैदानी इलाकों में समस्या है, अगर आप उसे खत्म नहीं करेंगे उस समस्या को, तो सारी ह्यूमन रिसोर्स क्रिपल हो जाएगी। तो अभी जहां तक आबादी का ग्राफ ऊपर जाने की बात है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन आबादी बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। पूरी दुनिया की आबादी अब 1% से भी कम रफ्तार से बढ़ रही है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, मुसलमानों की आबादी भी बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। आबादी बढ़ना और आबादी की रफ्तार बढ़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। और 2048 में भारत की आबादी पीक करेगी और उसके बाद वो नीचे आएगी।
तो चाइना की आबादी अब नीचे आना शुरू हो गई है। तो ये एक साइंस है जिसको समझने की ज़रूरत है कंक्लूजन में जम करने की। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त जो रिसोर्स है उसका इस्तेमाल करने के लिए शांति, पीस, जैसे आपने भी कहा ना, यूक्रेन वगैरह का जिक्र किया, वो इंटरनली भी आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत अशांति फैलाते हैं, वो और पोषण, इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है। शार्दुल, आपका इस पर टिप्पणी। एक चीज़ कही जाती है बार बार कि जो आबादी है, जैसे हृदय ने उसका एक वर्ल्ड वाइड ट्रेंड बताया कि वो डाउनवर्ड शुरू हो गई है, भारत भी उसी दिशा में जाएगा। इसके बावजूद यह एक बड़ा सच है कि जो रिसोर्सेज हैं वो उन रिसोर्सेज पे, मैं नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, उन पर असर अल्टीमेटली मानव आबादी का ही पड़ रहा है जी। और वो किस किस रूप में हो रहा है कि मानव आबादी जो बढ़ रही है तो उसकी कीमत बहुत सारे जीव जंतुओं को दूसरे अपनी एक्सटिंक्शन जैसी समस्याओं से जूझ के या खतरे के उस निशान पर पहुंच गई हैं जहां से उनकी आबादी पूरी तरह से खत्म हो रही है। ऐसे तमाम जीव जंतु हैं और वो लोग खत्म हो रहे हैं जो कि नेचर या रिसोर्सेज के लिए सबसे मुफीद थे, वो सबसे कम प्रेशर डालते हैं उन रिसोर्सेज पे, वो खत्म हो रहे हैं मनुष्य की कीमत पर। तो वो एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर रिसोर्सेज और इन सब चीज़ों की सीमितता को देखते हुए आपको कोई प्लान बनाना है तो आबादी नियंत्रण की चीज़ें पैरेलल चलती रहनी चाहिए, आबादी को कंट्रोल करने की बातें पैरेलल चलती रहनी चाहिए। आप अनकंट्रोल्ड केवल विकास के नाम पर कि हम डेवलपमेंट का शगुफा देंगे, और वो डेवलपमेंट किस कीमत पर आएगा, आपके फिजिकल मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट के नाम पे आ रहा है, जो कि अल्टीमेटली पूरे नेचर की ऐसी तैसी कर रहा है, उसके रिसोर्सेज पर बहुत भयानक दबाव डाल रहा है। तब ये एक बड़ी लॉजिकल बहस हो जाती है। मैं उस पर कमेंट चाहूँगा। शार्दुल के बाद कविता, आप अपनी बात रख सकती हैं। देखिए अतुल, जो आपने बात कही मैं उससे अग्री करता हूँ, और मैं कविता और हृदय की बात से भी अग्री करता हूँ। ये कम से कम मेरी नज़र में ये 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो ह्यूमन सेंट्रिक है, मानवों की हम बात करें तो कविता की, हृदय की बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम पूरी धरती को देखें तो इस लिमिटेड रिसोर्स पे मानव अपने अनुपात से इस धरती के इतिहास में एक पहली ऐसी स्पीशी है पेड़ों के अलावा जो अब पेड़ों से compete कर रही है जगह के लिए। पेड़ भी जिंदा हैं, हम सब जानते हैं। आप देखिए, मैंने जैसे ही आपने ये सवाल पूछा, मैंने रिसर्च किया। बोरियल फॉरेस्ट ये 8-7 देशों में है, रशिया, कनाडा, इन सब में दुनिया का सबसे बड़ा बायोम है। अब ये भी खत्म हो रहा है, वहाँ परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। जिन लोगों को पता नहीं, परमाफ्रॉस्ट होता है वो धरती, मिट्टी और मतलब लाखों सालों में बनता है, मेन बात ये है, और उसमें से चीज़ें बाहर आ रही है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जो आपने रिसोर्सेज की बात कही, भाई देखिए इंसान बढ़ेंगे, अगर हम इन्हें बिल्कुल सब कुछ, मैं कहता हूँ सब कुछ भी ठीक हो जाए, तब भी हमारी नदियाँ सूख रही हैं, हमारे ग्लेशियर ऑलरेडी पिघल रहे हैं। इंसान बढ़ेंगे तो वो ईंधन भी जलाएंगे, उन्हें बिजली भी चाहिए होगी, वो जो हमारे दैनिक कर्म है विष्ठा भी जाएगी, सब चीज़ होगा, तो उसका असर इस प्रकृति पे ज़रूर पड़ेगा और उसकी कीमत, वो बैलेंस बदलेगा तो प्रकृति में से कुछ चीज़ जाएंगी। तो ये सवाल एक एग्जिस्टेंशियल भी है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर ये समझता हूँ कि इंसान बहुत ज़्यादा है, थोड़े कम होने चाहिए, पर वो मेरा व्यक्तिगत विचार है। वो कैसे कम हो, मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं केवल एक स्टैटिस्टिकल बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात। कविता, मैं देखिए जो बात कह रही हूँ वो कह रही हूँ कि भाई अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेज पे प्रेशर है जिसकी बात आप कह रहे हैं, जैसे कोई रेन फॉरेस्ट का खत्म होना, किसी जो हमारे जंगल हैं, पेड़ हैं, इन सब का कटना, तो इसका सबसे बड़ा रीजन इंसानों का होना और उनकी जरूरत यानी ह्यूमन नीड नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट ग्रीड है, जो कि बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेशंस हैं, कंपनियां हैं, वो अपने मुनाफे के लिए जो करते हैं, जो कि कोई ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो सबसे ज्यादा उसका असर पड़ता है। दूसरा ये कि किस तरह का, माने अगर हम कंजम्पशन पैटर्न देखें तो हम किस तरह से जी सकते हैं जिससे कि जो इंसान पैदा हो रहे हैं उनका फुटप्रिंट जो है वो लाइटली पड़े, मतलब वो ज्यादा जो है, हम सारा फॉरेस्ट काट करके उसकी जगह पे खेती करना शुरू कर दें तो दिक्कत होगी, और खेती की जगह जो है वो हम माने सिर्फ मीट पैदा करने के लिए बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगा दें, उससे दिक्कत होगी। लेकिन ये चीजें गरीब देशों में नहीं हो रही हैं, ये चीजें सबसे ज्यादा हो रही हैं। तो वो जैसे बड़ा जो कॉर्पोरेट वो फार्म्स हैं, क्या कहते हैं, जो मीट वगैरह के लिए, वो किन देशों में है, वो तो हमारे देश में नहीं है।
चाइना में भी नहीं है। तो वो कहाँ पर हैं? वो ज्यादातर जो देश कमजोर देशों में पॉपुलेशन कंट्रोल शब्द से मुझे बहुत मैं वार्न करना चाहती हूँ कि बहुत हार्मफुल शब्द है, क्योंकि कंट्रोल का जो अर्थ रहा है, आप समझ लीजिए कि आम तौर पे उसमें जो सबसे कमजोर समुदाय हैं, सबसे गरीब समुदाय हैं, उनकी महिलाओं पर इस तरह के प्रोग्राम्स का बहुत भयानक असर रहा है, आज तक रहा है। जी जी। भारत में आपको याद होगा, मैंने कैलकुलेट किया था कि जो ये पॉपुलेशन कंट्रोल कैंप्स लगते थे, अभी तो कैंप कहने के लिए नहीं लगते, वो कहते हैं कि टारगेट हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन लगाते हैं। तो उसके नाम पर रोज जो है वो करीब 15 महिलाओं की डेथ्स होती थी ऑपरेशन के नाम पर, जो नसबंदी के नाम पर। जी जी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग को सोचना चाहिए कि इस डिस्कोर्स का असर कहाँ है और उसका क्या मतलब है। ये किसी नस्लवादी गरीब विरोधी दिशा में ही जाने का इसका खतरा है। तो पहले मैं प्रायोरिटी की बात करी, मैं पहले जो कॉर्पोरेट ग्रीड है, जो खत्म कर पूरे रेन फॉरेस्ट को जला डाल रहे हैं इस नाम पर, कोई तो नहीं मांग रहा, वहां तो लोग नहीं रह रहे, वे लोग तो नहीं कह रहे कि आप इसको हटाओ, हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो उसको हम पहले टैकल करें, लेट्स कीप द प्रायोरिटी देयर। बाकी देखिए, अगर एजुकेशन जहां जहां बढ़ती है, आम तौर पे फैमिली साइज घटता है, ये बहुत ही कॉमन है। बेसिकली ये आपके ऊपर फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, ये वॉलंटियर होना चाहिए, अवेयरनेस के साथ होना चाहिए। मैं कविता की बात के एक हिस्से को जो है उसके उदाहरण देना चाहता हूँ। जो अभी यूएन ने कहा, यूएन जो पॉपुलेशन फंड है, उसने इस 800 करोड़ की आबादी के बाद ये कहा कि टेस्ट अमाउंट ऑफ ह्यूमैनिटी अचीवमेंट, यानी अगर इतने लोग जीवित हैं तो ये दिखाता है कि मानवता ने बहुत तरक्की की होगी, तभी इतने बच्चे, इतनी माताएं बच रही हैं, पहले मर रहे थे। तो मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो जागरूकता से और शिक्षा से होगा। कोई भी महिला जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी और पढ़ी लिखी होगी तो उसकी सहमति के बगैर, उसकी इच्छा से, वो चाहे उसके उस परिवार में 10 बच्चे हों या 1 बच्चा हो। दूसरी बात, जो पर्माफ्रॉस्ट की बात कर रहे थे, हम फ्लैग करना चाहते हैं उसको, वो चीज क्या है अगर हम सरल भाषा में समझा सके। जितने ज्यादा ग्लेशियर हैं वहां पर जितना जीवाश्म दबा हुआ है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वो पिघलेगा और लॉक इन इमिशंस हम कहते हैं उसको साइंस की भाषा में, क्लाइमेट साइंस की, वो रिलीज होंगे। तो आपके जो बिना कोई तेल पेट्रोल जलाए ही आपके इमिशंस ऊपर जाएंगे। और इलॉन मस्क आज क्या कर रहे हैं, जिसकी ओर इशारा कविता कर रही थी, इलॉन मस्क जो इस वक्त सबसे बड़े कैपिटलिज्म का चेहरा है, ले ऑफ्स नहीं कर रहे, वो क्लीन एनर्जी के नाम पर अंतरिक्ष में दर्जनों सैटेलाइट भेजना चाहते हैं। और वो सैटेलाइट्स क्या करेंगी, वो कारलेस, ड्राइवरलेस कार चलाएंगी, यानी आप बिजली का कंजम्पशन हजारों गुना बढ़ा रहे हैं। किसके लिए? उससे कौन चलेगा? क्या गरीब आदमी चलेगा? आम आदमी चलेगा? अपर मिडिल क्लास भी नहीं चल सकता है, वो कुछ लोगों के लिए। तो उसकी ओर वो इशारा करे कि कुछ लोग जो है वो इतना अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल बना रहे हैं कि वो कार से नहीं उतरना चाहते हैं, वो अलग बात है, वो ऐसी कार चाहते हैं जो ड्राइवरलेस हो। और ये मरीचिका है, मतलब अनसस्टेनेबल है। आपको ऐसी कोई चीज डेवलप कर रहे हैं जहां पर कि जिसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत, जैसे सुंदरवन में या नामीबिया, इन गरीब सब सहारन कंट्रीज में इन लोगों का कार्बन फुटप्रिंट तो नेगेटिव है। हाँ, एग्जैक्टली। वो क्या खर्च कर रहे हैं उनका तो सबसे नेगेटिव है वहां पे, लेकिन सुंदरवन ही डूब रहा है। और जो सुंदरवन में जितने आइलैंड है, मैं हमेशा कहता हूँ, वो जो अभी वार्ता चल रही है शर्म शेख में, उसमें एक अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। उसमें एक ग्रुप है जिसे AOSIS कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। उसमें 39 देश हैं। भारत और बांग्लादेश के सम्मिलित सुंदरवन में जो है वो उससे कई 3 गुना ज्यादा आइलैंड्स हैं जहां लोग रहते हैं और वो डूब रहे हैं और वो बेचारे बहुत बुरी स्थिति में। चलिए इस पर बात करेंगे, ये तो हमारी बातचीत का, इस पर नहीं आज ही बात करेंगे अगर समय रहा तो, क्योंकि हमारा कॉप और G20 हमारी बातचीत का हिस्सा है। लेकिन सबसे पहले मैं उस विषय पर आना चाह रहा हूँ जो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही, मीडिया की, लोगों की, ड्राइंग रूम की चर्चा का हिस्सा बनी। वो था दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक कपल के बीच में जो वारदात हुई और फिर श्रद्धा नाम की एक लड़की की हत्या हो गई और आरोप उनके पार्टनर के ऊपर लगा जिनका नाम आफ्ताब पूनावाला है। और इससे जुड़ी अभी तक जो जानकारियां आ रही हैं आमतौर पर वो पुलिस की लीक्स और उसका ही हिस्सा हैं, लेकिन वो जानकारियां अगर उस पर हम यकीन करें तो बहुत ही भयावह हैं, बहुत ही दर्दनाक हैं कि किस तरह से श्रद्धा के शरीर को कई हिस्सों में काट कर फिर उसको इधर उधर डिपोज कर दिया गया। इसका जो मैं इसमें एक चीज़ समझना चाह रहा था कविता की, कई बार क्या होता है जो
खराब रिश्ते होते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, वहाँ पर उन रिश्तों से बाहर निकलने की जो विकल्प है, वो विकल्प चुनने में क्या दिक्कतें हैं। श्रद्धा जैसी लड़की जिसके बारे में उसके पिता ने भी बताया कि वो मारपीट करता था, उसने कई बार बताया था, उसके दोस्तों ने कई बार कहा कि वो मारपीट करता था, पर वो उसके बावजूद उसके साथ रहने को मजबूर थी। ये वो उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाने की क्या मजबूरी थी? क्योंकि श्रद्धा जैसी लड़कियां जो आज के हमारे मिडिल क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव चेहरा हो सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं, अपने पैर पर हैं, अवेयर हैं, बहुत सारी चीज़ों से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका वर्ल्ड व्यू ज़्यादा है, वो उस रिश्ते में, उस अब्यूज़िव रिश्ते में बंधे रहने की उनकी क्या मजबूरी है? पहले तो मैं ये बताऊं कि ये घटना, इस घटना की आपके सवाल का जवाब में मैं जस्ट एक सेंटेंस के बाद आ रही हूँ। जी जी। मैं जस्ट इसको एक पर्सपेक्टिव में रखने के लिए मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ये सिर्फ कई वर्षों पहले की घटना के साथ जोड़ने वाली बात नहीं है। इसी बीच में एकदम इन्हीं 2-4 दिन में कितनी घटनाएं घटी हैं जिसको लेकर के चर्चा कहीं ज्यादा कम हुई है, ठीक है। लेकिन उसको जोड़ के देखने की जरूरत है, क्योंकि ये एक जो इस तरह की किलिंग्स हैं महिलाओं की, वो एक मैं इसको एक ग्लोबल पैंडेमिक कहूंगी, जो जिसको महामारी, जिसको जो माने चलती ही जाती है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, वर्षों से चल रही। क्योंकि इसको अगर हम देखें तो यूएन के स्टडीज में भी चाहे दिल्ली हाई कोर्ट के कमेंट में भी ये है कि महिलाओं की हत्या जहां होती है उसमें एक बहुत बड़ी संख्या, सबसे ज्यादा उसमें पत्नियों की या गर्लफ्रेंड्स की अपने पार्टनर के हाथों, पुरुष पार्टनर के हाथों होती है। जबकि पुरुषों की जो हत्या होती है उसमें ज्यादातर हत्याएं जो हैं वो बाहर, घर से बाहर होती हैं। तो घर के अंदर हत्या होना और पार्टनर के हाथों होना, ये महिलाओं की हत्या का सबसे बड़ी वजह के रूप में। तो इस बड़े पिक्चर की तरफ हमें ये जो शॉकिंग घटना है, हमारे शौक को उस तरफ जाने की जरूरत है। और इस बीच की जो 2 घटनाएं हैं वो भी मैं बता दूं कि अब भी 17 नवंबर की बात है कि दिल्ली में ही, ये दोनों दिल्ली की घटना है। दिल्ली में एक राहुल नाम का शख्स जो है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मदनपुर खादर में उसकी हत्या की। गर्लफ्रेंड का नाम गुलशना, और वो डिवोर्सी थी और अपने 1 साल की बच्ची के साथ रहती थी। एक और घटना जो कि जिसमें रोहित नाम का शख्स, उसने अपनी गर्लफ्रेंड सलमा की हत्या की। मैं इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी एक घटना पे जब हम ज्यादा फोकस करते हैं और उसके बॉडी डिस्पोजल के, देखिए अभी हमने कहा कि भाई जघन्य क्या है कि उसको बॉडी को डिस्पोज कैसे किया। मुझे इससे जो खतरा लगता है ना कि जो जघन्यता है वो तो हत्या में है, उससे भी ज्यादा जघन्य जो है वो प्रोलॉन्ग्ड डोमेस्टिक वायलेंस है, मारपीट है, जो इस तरह की हत्या में कल्मिनेट करता है। जी जी। लेकिन वो जो डोमेस्टिक वायलेंस चलती है हमारे देश में या दुनिया में, आमतौर पे उसके प्रति एक बहुत ही माने लोग परेशान उससे नहीं होते, उससे शॉक नहीं होते, बल्कि जैसे ही भारत में कोई महिला कहने लगे कि डोमेस्टिक वायलेंस की, और मैंने कई जगह चर्चा की है, मेरे 30 साल से मैं इसकी चर्चा जगह जगह कई ऑडियंसेस में की हूँ, जहां आप करने की कोशिश करते हैं इस पे बात, तो तुरंत एक बात आती है खास करके पुरुषों से कि देखिए डोमेस्टिक वायलेंस तो सब फॉल्स केस होते हैं और उसमें ठीक है कहीं कहीं होता होगा लेकिन फॉल्स केस है ज्यादा। जबकि ये उल्टी बात है, फॉल्स केस कोई इक्का दुक्का होता होगा, इसमें बड़ी संख्या जो है वो रिपोर्टिंग ही नहीं करते, ठीक है। और जो रिपोर्ट करते हैं वो भी इसलिए नहीं करते कि वो किसी को जेल भेजना चाहते हैं, वो इसलिए करते हैं कि किसी तरह वो हिंसा रुके, वो चाहते हैं कि ये हिंसा रुक जाए, पहली बात। दूसरी चीज ये कि आपने कहा क्यों नहीं छोड़ पाते। देखिए दुनिया भर में, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में ये कहा जाता है कि आमतौर पे 7 बार कम से कम महिलाएं कोशिश करती हैं, तब जाके शायद किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप को छोड़ पाती है। और इसमें एजुकेटेड अनएजुकेटेड इसका ये कोई मायने ही नहीं रखता, जॉब है कि नहीं ये भी मायने नहीं रखता। क्यों? इसको आप इस तरह से समझिए कि कोई जब किसी जगह अगर कोई कैद रहे और उसको मानसिक और शारीरिक रूप से कैद रखा जाए और उसके साथ जो प्रताड़ना होगी मानसिक और शारीरिक दोनों, उससे उसका जो पूरा सेंस ऑफ सेल्फ है कि मैं क्या हूं, मैं भी किसी डिग्निटी के लायक हूं,
ये चीज खत्म किया जाता है इस तरह के अब्यूजिव रिश्तों में। ये सबसे बड़ी वजह है। ये मजबूरी की बात ही नहीं है, बात है कि आप अपने आप के बारे में जो सोचने का आपका तरीका है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। किसी पुरुष को कैद रख के अगर कोई टॉर्चर करेगा, ठीक इसी तरह से हुआ है। महिलाएं नहीं करती आमतौर पे, लेकिन अगर किसी ने किया, कभी रख करके, कैद में रख करके आपको टॉर्चर किया लगातार, तो आपकी थिंकिंग जो है बदल जाती है अपने बारे में। तो ये सबसे बड़ी वजह है, पहला नंबर। सेकंड कि अगर आप चाहते हैं कि ये बंद हो, कैसे? तो ये जो दो लोगों का रिश्ता है, जो बाकियों से काट करके कोई लड़की, कोई महिला जो है वो सिर्फ ये आदमी उसके रियलिटी को शेप कर रहा है, ये अगर हम बदलना चाहते हैं तो हमको अपने पूरे समाज के बारे में थोड़ा सोचना होगा। अभी आपने कहा कि पिताजी ने कहा कि श्रद्धा को मारपीट किया जाता था, लेकिन माता पिता ने, मैं दुख के साथ कह रही हूँ, उसको जेंटली कह रही हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि माता पिता ने त्याग दिया था बेटी को ना, क्योंकि वो एक मुस्लिम के साथ में रह रही है। वो तो बात ही नहीं किए थे सालों से, 2 साल से शायद कोई रिश्ता ही नहीं था। तो उसमें जो दोस्त थे, जो जानते थे मारपीट हो रहा है, उन्होंने कोशिश भी की मदद करने की। और मैं उनकी गलती, बिल्कुल मैं किसी की गलती नहीं बता रही, मैं कह रही हूँ कि अगर ये दूसरे तरीके से होता, जहां पर अगर पेरेंट्स अपनी बच्ची को त्याग न दें लव मैरिज करने की वजह से, या लिव इन रिलेशनशिप, या इंटरकास्ट इंटरफेथ की वजह से, बल्कि एक रिश्ता बनाए रखें। और दोस्त जो है, जब वो जानते हैं कि ये, अगर हम एजुकेट करें आम पब्लिक को कि जब आप डोमेस्टिक वायलेंस की घटना जानते हैं, तो आप ये पूछना, ये सवाल ही ना बेमाने हैं। आप यहाँ से शुरू ही मत करिए कि तुम छोड़ती क्यों नहीं, छोड़ दो, तुम करेज रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, छोड़ो छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लाविया एग्नेस की किताब पढ़िए, जिसमें उन्होंने अपने बारे में कहा, वो इतनी बड़ी फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट है अभी, उनके लाइफ के बारे में वो कही, बोली कि जो लोग मुझे कहने लग जाते थे कि तुम छोड़ती क्यों नहीं, उनसे मैंने रिश्ता रखना छोड़ दिया था उस समय, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं तो कोशिश कर रही हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाती, कई वजहों से। बच्चे हैं, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, किस तरह से लाइफ में बना पाऊंगी, फिर डर कि अगर मैंने छोड़ा तो हत्या कर सकता है ये आदमी, ये तो मुझे धमकी दे रहा है कि तू भाग जाएगी तो मैं तुझे तलाश करके मार डालूंगा। तब तो ये भी, ऐसी घटनाएं भी हैं बहुत सारी कि कोई महिला रिश्ता तोड़ती है तो उसको मारा जाता है ना। बस इसमें कविता नहीं, आपने बहुत विस्तार से रखा। 2 बातें मैं उसमें बस छोटी छोटी चीज़ें जोड़ना चाह रहा हूँ। एक ये कि अब ये पूरी तरह से तथ्यात्मक नहीं है, लेकिन इसको लेकर संदेह खड़े किए गए हैं कि शायद लड़का पारसी है या मुसलमान है। आपने चूंकि मुसलमान कहा तो मुझे लगता है कि ये स्पष्टीकरण देना चाहिए यहाँ पे कि वो उसको लेकर अभी का एक कन्फ्यूज़न है, शायद पारसी है या मुसलमान है। दूसरा ये कि जो आपने कहा कि माँ बाप ने त्याग दिया था, माता पिता पहले अलग हो चुके थे और लड़की ने बाद में, चूंकि माँ ने रिश्तों को स्वीकार नहीं किया एक इंटरफेथ उसमें, तो लड़की ने घर छोड़ दिया था, बाकायदा ये कहते हुए कि भाई मेरे अधिकार और मैं अडल्ट हूँ और उस तरह के फैसले ले सकती हूँ अपने जीवन के, ये कह के उसने छोड़ दिया था। एक और सवाल तो मेरे दिमाग में नहीं हुआ ना, हाँ, नहीं, आप तो रिश्ता रखे नहीं ना, वो तो अपना राइट में है ही, तो कर सकती है, लेकिन माँ बाप तो रख सकते हैं ना रिश्ता, तब भी बिल्कुल वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें और, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आता है, कई बार क्या होता है कि जो आपने इशारा किया कि नहीं छोड़ने की कई सारी वजह होती हैं और उसमें डर है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ मैं हो सकता है थोड़ा कंजर्वेटिव साउंड करूं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका तमाम तरह, किसी भी तरह के रिश्ते हों, लेकिन एक पैरेलल सपोर्ट सिस्टम एक होता है सोसाइटी के, मतलब समाज में रहने के नाते, और वो पैरेलल जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो नॉर्मली आमतौर पर आपका परिवार होता है, लोग होते हैं और रिश्तेदार होते हैं। श्रद्धा के मामले में ये सामने आ रहा है कि लगभग वो जो पैरेलल सपोर्ट सिस्टम था जहाँ पर आप अपने ग्रीफ को शेयर कर सकते हैं, ये वो पूरी तरह से कट ऑफ। तो आपके पास एकदम विकल्प नहीं बचता है कि आप अपनी छोटी सी छोटी भी दिक्कत को, परेशानी को, अपने चिंताओं को किसी से साझा कर पाएं। वो एकदम ख़त्म था। दोस्तों यारों के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है कि दोस्तों के साथ इतनी गहरी वो हो कि आपके लिए कोई आगे खड़ा हो जाए, और ख़ासकर जब आप दूरियों में रहते हैं, बहुत दूर आसपास नहीं हैं। तो एक तो इसका ये पहलू है कि
आपने छोड़ दिया, परिवार को त्याग दिया, दूसरा यह कि परिवार ने आपको त्याग दिया। लेकिन श्रद्धा के मामले में बहुत स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि उसके इर्द गिर्द पूरा ऐसा कोई सामाजिक दायरा नहीं बचा था जो उसको हिम्मत देता, सांत्वना देता, या वहाँ तक जाके और फिर उस रिश्ते से बाहर निकालने के लिए काउंसलिंग की बात होती वहाँ पर। तो ऐसी भी चीज़ें हैं ज़रूरी कि जब आप, मतलब ये पर्सन टू पर्सन, हर आदमी की अलग एक पर्सनैलिटी होती है, फिर भी आपको इन चीज़ों को बना के रखना चाहिए। ये जो दायरे हैं आपके इर्द गिर्द वो होने चाहिए, क्योंकि केवल एक आदमी के ऊपर आप भरोसा करके इतने बड़े फैसले लेके और सबसे कट ऑफ नहीं हो सकते। नहीं, मैं यहाँ बहुत आपत्ति जता रही हूँ, सॉरी, क्योंकि जो इसको सुन रहा होगा, जो इस तरह की हालत में होगा, बाय चांस आपके पॉडकास्ट को सुन रही होगी, तो उस पर आपकी बात जो है वो माने ये मदद की बजाय उल्टा पड़ेगा। मैं समझा रही हूँ। पहली बात तो ये कि जिसको आप सपोर्ट सिस्टम कह रहे हैं, मैंने देखा है कि जहां पर अरेंज मैरिज की स्थितियां होती हैं और ये इतने सारे मामले, यहाँ तक कि जो बहुत ही प्रगतिशील लोग हैं, मेरे जान पहचान के लोग, जब मैं पार्टी में थी तो पार्टी के जान पहचान के लोग, जिनकी बेटी जो है या बेटी जो है वो यहाँ दिल्ली के आसपास कहीं एनसीआर में थी, सारे में सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि माता पिता और पूरा कम्युनिटी का प्रेशर रहता था सपोर्ट की बजाय कि किसी तरह ये शादी बचनी चाहिए, और शादी में रहने का दबाव, पति को ना छोड़ने का दबाव, ये सारा माने ये तो सपोर्ट का तो उल्टा हुआ, समझ बर्डन ये लीजिए। पूरा लड़की के और ऊपर रहता है एकदम, और दूसरी बात कि अभी आपने जिस तरह से कहा, और ये मैं आपको नहीं कह रही, मैं कह रही सोसाइटी में अक्सर हम लोग सोचते हैं कि आपने त्याग दिया अपने परिवार को और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको एक आदमी पे निर्भर नहीं होना चाहिए वगैरह। ये जो है ये एक महिला की को अपनी आजादी में, अपने अधिकारों में और एक तरह से सेफ्टी में चुनने का एक अजीब टाइप की बाइनरी बना रही है, और एक तरह से उस पे एक दोष का कम से कम एक हिस्सा जो है वो हम डाल रहे हैं, जबकि वो उसका बर्डन है ही नहीं। आप अपनी आजादी से रहिए, और आपके पेरेंट्स को कहने की जरूरत है, आपकी कम्युनिटी को, फैमिली को कहने की जरूरत है कि भाई आप अपना रिश्ता क्यों तोड़ते हैं अपनी बच्ची से, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी से प्यार कर रही है या विवाह कर रही है, जो आपको फॉर एनी रीजन, हो सकता है वो कास्ट या कम्युनिटी का रीजन हो सकता है आपको आदमी ही गलत लगे, लेकिन आप रिश्ता मत तोड़िए, आप बनाए रखिए। आप इसमें आपको मानना पड़ेगा कि आपका बच्चा हमेशा जो है वो आपकी बात सुन करके नहीं चलेगा, वो अपने हिसाब से चलेगा और वो गलतियां भी अपनी करेगा। आपको साथ देना होगा। और ये सिर्फ लड़कियों के मामले में नहीं, एलजीबीटी रिश्तों में, कितने सारे मामलों में ये जो कट कर देते हैं हम लोग, तो हम उसको, उस बच्चे को एक बहुत ही उस एडल्ट, मैं बच्चा कह रही हूँ, एडल्ट पर्सन को हम एक बहुत ही वल्नरेबल जगह पे डाल देते हैं। तो ये जो है इसकी इसकी जिम्मेदारी वो लड़की की है, श्रद्धा की है, या किसी और भी महिला की है जो इसने ऐसा कदम लिया। ऐसा हमको गलती से भी नहीं कहना चाहिए हमको वो। और दूसरी चीज की, सपोज आप कट ऑफ है अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, जिससे भी, आपके पास और कौन सा सपोर्ट सिस्टम है? दूसरे देशों में वो, उसकी भी आलोचना हो सकती है। नेटफ्लिक्स पे ये मेड नाम का सीरीज है जो दिखा रहा है कि अमेरिका में जो सपोर्ट सिस्टम है सरकारी, उसमें कितनी खामियां हैं। लेकिन वो सिस्टम देखिए ना, उसमें तो लगेगा कि इसका एक अंश भर भी हमारे देश में नहीं, कि आप अगर निकलेंगे तो अच्छे शेल्टर्स होंगे, शेल्टर्स में जो है वो आप रह पाएंगे, आपको एक कमरा मिलेगा, आप अपने बच्चे के साथ जितने दिन जरूरी है आप रह पाएंगे, आपको वहां अच्छा खाना मिलेगा, प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, फ्री में मोबाइल मिलेगा, सिम मिलेगा। ये चीजें हैं क्या हमारे यहाँ? दूर दूर से नहीं। शेल्टर ज्यादातर जो चलते हैं, कुछ तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से चलते हैं। और ज्यादातर जो सरकारी खर्चे पे चलते हैं शेल्टर, वो जेल की तरह होते हैं। वो इतना उसमें भी महिला के साथ इतना खराब व्यवहार होता है। नहीं, हम सरकारी और उसकी तो भारत में अभी अपेक्षा ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहां से बहुत दूर खड़े हैं अभी। नहीं, और अपेक्षा तो करना होगा। मैं वही कह रही हूँ कि उसकी मांग और अपेक्षा अगर हम न करने लगे और हम सारा ये कर दें कि एक टूटा हुआ समाज जो है, जो आज इतनी पिछड़ी जगह पर है, पितृसत्तात्मक जगह पर है, वो अपने आप को रातों रात बदल करके वो प्रोवाइड करेगा, ये तो नहीं होगा। महिलाओं के जीवन की, भाई वो आप नारी सुरक्षा हर बार बोलती है सरकार, और किस चीज पे फोकस करती है? वो फोकस करती है पनिशमेंट पे, वो फोकस करती है कुछ मामलों में फांसी देने पर, वो भी रेप के मामलों में।
स्ट्रेंजर रेप जो सबसे कम होता है हमारे देश में, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में डोमेस्टिक वायलेंस की हत्याएं हैं, वहां हम माने देखते ही नहीं है उस तरफ। तो इसको बदलने की जरूरत है। शार्दुल, देखिए कविता ने और आपने बहुत सारी बातें की, ये एक बहुआयामी बात है, मल्टी लेयर्ड। हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत पेचीदा होते हैं और वो अधिकतर इंटेंजिबल अमूर्त चीज़ों से भरे होते हैं। अतुल अच्छे से जानते हैं और ये व्यक्तिगत चीज़ों की नहीं है, पर जितनी परेशानियां अतुल ने और कविता ने गिनाई, इत्तफाकन मैं उन सब से जूझ रहा हूँ या जूझा हूँ अभी व्यक्तिगत जीवन में। तो आपका परिवार आपको 100 वजहों की तरह से छोड़ सकता है। मेरे केस में वो आरएसएस है, किसी और के केस में वो कुछ है। जो सामाजिक सपोर्ट है खासतौर से महिलाओं के लिए, हम महिलाओं के लिए क्यों बात कर रहे हैं, मैं श्रोताओं के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये एक इतिहास है कि शारीरिक बल के तौर पर, ऐतिहासिक तौर पे महिलाएं हमेशा दबाई गई हैं। पिछले 100 साल में आप देखिए जितना बदलाव आया उतना पिछले 10,000 में नहीं आया। ये बदलाव तेजी से आ रहा है तो उसको रोकने वाले भी बहुत लोग हैं। ये राजनीतिक स्तर पर भी सही है, ये सामाजिक स्तर पर भी सही है, ये हमारे परिवारों में भी है। परिवारों में भी कुछ समय पहले तक जब मैं छोटा था देखते थे कि लोग कहते थे आप लड़की को क्यों पढ़ा रहे हैं। आज एक बड़े लेवल पे कम से कम जिन लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूं अब ये बात होनी बंद हो गई है ना। तो ये चीजें धीरे धीरे बदलती हैं। दूसरी चीज, अपराध को जांच, डिटेक्शन, उसको रोकना और अपराध को समझना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं और इनके लिए 2 अलग अलग स्किल सेट चाहिए होते हैं। तो अगर हम अपराध को आज देख रहे हैं, अपराध क्यों हुआ, अब देखिए उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया, ये हम बाहर बैठ के एविडेंस जो हमारे सामने है, जो पुलिस ने बताया उसके आधार पर बता रहे हैं। हम नहीं समझ सकते उसके अपने अंदर के उसके उस व्यक्ति से क्या संबंध थे जब वो ठीक थे। भाई जब कोई रिश्ता चलता है तो हम केवल अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हैं, लेकिन जब हम किसी से नाराज़ होते हैं, चाहे वो प्रेम संबंध हो, मित्रता हो, कुछ भी हो, तो हम हमारे विषमताओं पर फोकस करते हैं। वो दोनों चीज़ें हमेशा से थीं। दिक्कत समाज में कहाँ आती है कि हमारे समाज में सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति एकल होकर, अकेला होकर, और खासतौर से महिला, वो खड़ी होना चाहती है, वो अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है, वो अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहती है, तो उसके लिए कहीं ज़्यादा दिक्कतें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें और फैक्टर नहीं है, लेकिन एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप लड़की हैं, अगर आप महिला हैं, तो आपको 100 जवाब देने होंगे उस स्वतंत्रता के लिए भी। एक पुरुष होने के नाते मुझे शायद 10 के जवाब देने पड़े। तो ये 9:1 है ना, 10% है, तो ये अंतर रहेगा। दूसरी चीज, अपराधी जो होता है, अगर हम अपराध को देखें, वो बाय नेचर कायर होता है, कायर, अंधविश्वासी। मैं अब महिलाओं सामाजिक स्थिति से ज्यादा अपराध को देख रहा हूं इसको। ये अपराध व्यक्तिगत, क्योंकि वो अलग, जितना हमने पढ़ा है अभी तक कि वो शादी करना चाहती थी, लड़का शादी करना नहीं चाहता था और इस झगड़े में उसने कर दिया। आप ये देखिए कि जब भी ऐसा होता है हमारे समाज में, कि बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप जब रिश्ते में रहना चाहते हैं तो लोग 100 अड़ंगे लगाते हैं, जब आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर से 100 अड़ंगे लगाते हैं। ये चीज़ मुझे हमारे समाज की खास तौर पर परेशान करती है, जो इस केस में बड़ी डिफाइंड है। भाई अगर वो नहीं रहना चाहते या वो रहना चाहती है तो इसको निकलने के लिए हत्या कहाँ से रास्ता हो गया। मैंने दूसरा केस भी इसीलिए मेंशन किया था। लोग रिश्तों को छोड़ने के बजाय, एक दूसरे को छोड़ने के बजाय मारना क्यों करते हैं एक्सेप्ट। ये बड़ी विचित्र बात है, लेकिन ये सच्चाई है हमारे समाज की। इसमें ज़्यादा हर वक्त बोलना ज़रूरी नहीं है, सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि शार्दुल का अपना अनुभव है और कविता लंबे समय से इस विषय पे काम करी, तो मेरे लिए अपने को समृद्ध करने वाला समय है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा जो मैंने, और मैं इस केस को बहुत फॉलो भी नहीं कर पाया अपने काम के सिलसिले में। ये घटनाएं हिंसा, एक तो मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ हिंसा के बारे में। हमारा समाज जो है, जो हमेशा कहते हैं ना बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, हम शांतिप्रिय लोग नहीं, हम बहुत हिंसक लोग, किसी न किसी रूप में हिंसा हमेशा मौजूद है। और जो हमारे एक गुरु हैं और इतिहास के प्रोफेसर हैं, वो हमेशा कहते हैं कि जो लोग एक चिकन नहीं काट सकते सब्जी के लिए, वो भी जघन्य हत्याएं जो हम कोट एंड कोट जघन्य वो करने के लिए तैयार रहते हैं। भीतर से हिंसा, जो हिंसा नहीं कर रहा वो भी हिंसक। भाषा जैसे कहा ना, महिलाओं को हमने अपनी माताओं को देखा है घरों में। और मैं एक ऐसे इकोसिस्टम से आता हूँ, मेरी जाति की वजह से, मेरा जियोग्राफिकल में जो बार बार कहता हूँ, और उत्तराखंड वाले मुझे बहुत गाली देते हैं कि हमने बहुत इस तरह का सिस्टम देखा है जहाँ महिलाओं को पैर के, मतलब यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा कहते थे हमारे सारे परिवार के सीनियर पुरुष जो थे, लेकिन जो वो करते थे वो उसका बिल्कुल उल्टा होता था। जो मेरी बहन से कहा जाता था कि वो ऐसा नहीं कि उसको पढ़ाया नहीं, उसको भी पोस्ट ग्रेजुएशन करवाई, लेकिन उससे कहा जाता था कि तुम सुबह उठ के तू घर को साफ करो। मुझसे कहा जाता था कि आप
पढ़ाई करो सुबह उठ के। तो ये बेसिक लाइन है जिससे बात शुरू होनी चाहिए। और उसके बाद बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो, मैंने पिछली बार भी कहा था जब वो लड़की का मामला आया था सामने जो अभी गढ़वाल में हुआ होटल में, तब मैंने कहा था कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, हाँ, जो श्रीनगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बहुत होनहार लड़कियां, वो दिल्ली नहीं आ सकती और शादी के बाद वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को ये कहानियां सुनाती हैं कि अगर मुझे मौका दिया गया होता तो मेरे पास डबल पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री थी, मैं आती तो आज जो लड़कियां वो करते हुए देखती है ना दिल्ली की लड़कियों को, तो और उनसे मैच करती है अपने को, तो मैं तो इनसे बहुत अच्छा कर सकती थी। तो इस तरह की बंदिशों के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा भी मिल जाता है, ये बिल्कुल रिजर्वेशन वाली जैसी बात है कि थोड़ा सा भी किसी को दे दिया तो उसके बाद आपको तो इतनी आज़ादी मिल गई। नहीं, उसमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। और एक लाइन आखिर में कम्युनिकेशन की, क्योंकि एक पेरेंट के तौर पर मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए एक सीख है कि बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़रूरत है, खास तौर से। मैं दो चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, देखिए मुझे बड़ी ज़रूरी लगती हैं वो। हमारे आधुनिकता का जो शब्द, खासतौर से भारत में आप देख रहे हैं, आधुनिकता बन गई है कपड़ों की, आधुनिकता बन गई है आप अपने आप को, अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं उसकी, बोलचाल, है ना, बोलचाल की, उठने बैठने की। असली आधुनिकता होती है जब आप अपने सत्य को खुलकर एक्सेप्ट करिए और उसे बोलिए। जो लोग आपको खिलाफ बोलते हैं, जो लोग आपके लिए मजाक उड़ाते होंगे या बेइज्जती करेंगे, परेशानी उनके साथ है। लेकिन इसके लिए देखिए आपको कहीं ना कहीं, अब जैसा आपने कहा, पर्सनालिटी अलग अलग होती है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता और उसके लिए किसी को दोष भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो ये समाज में हमारे छोड़ देने का है ना, कि अगर आपने बच्चे पैदा किए, मैं कई बार बोलता हूँ लोगों को बच्चे ज़्यादा नहीं पैदा करने चाहिए, उन्हें लायक होना चाहिए बच्चे पैदा करने का। हमारे समाज में चलता है कि शादी कर दो, बच्चे कर दो, सीख जाएगा। और खासतौर से देखिए पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के लिए ये चीज़ लागू नहीं होती। ये चीज़ फंडामेंटल है, जैसा कविता ने कहा। एक छोटी सी चीज़ और आप इसे कह सकते हैं मेरी पेट पीव है, आत्मसम्मान की लड़ाई हम सबको खुद ही लड़नी पड़ती है। और ये आप ही डिसाइड करेंगे कि आपके आत्मसम्मान कहाँ ख़त्म होता है, कहाँ शुरू होता है। क्योंकि व्यक्तिगत संबंधों में जब वो ख़राब होने शुरू होते हैं, हमेशा पैटर्न होता है, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती। और ख़ासतौर से युवा लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी रिलेशनशिप, उनका प्यार वो विरला है। हम सब प्रेम करते हैं, हम सब प्रेम संबंधों में जाते हैं और सबको लगता है कि नहीं नहीं हमारा ही कुछ स्पेशल है, बाकी लोग समझ नहीं सकते, जबकि इस सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा अपने आप को टेम्पर भी करना होगा, और हाथ उठाना, किसी तरह से बेइज्जती करना, इस तरह से रोकना आपके आत्मसम्मान पे अटैक है। और किसी भी रिश्ते में प्यार से ज़्यादा एक दूसरे के आत्मसम्मान की इज्जत ज़रूरी होती है। तो शार्दुल की इस महत्वपूर्ण बात के साथ हम इस विषय को यहाँ पर छोड़कर दूसरे विषय की तरफ बढ़ेंगे, और जो कि तीसरा विषय, हाँ, एक्चुअली हाँ, तीसरा विषय, पहले विषय पर हमने संक्षेप में बातचीत किया ही है। G20 और COP27, इस पर मैं थोड़ा बात करना चाह रहा था, क्योंकि देश भी हैं और देश के पास आई एम श्योर कि बहुत कुछ बताने कहने के लिए है। तो G20 के जो दुनिया के 20 सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग हुई बाली में, और उसके पैरेलल COP27 का कॉन्फ्रेंस चल रहा है इजिप्ट के शर्म अल शेख में। तो यहाँ पर भी एक उम्मीद ये थी कि कोई कॉमन डिक्लेरेशन G20 वाले जारी करेंगे, जिसमें तमाम और चीज़ों के साथ पर्यावरण से जुड़े चिंताओं को भी इंगित किया जाएगा, लेकिन शायद कोई कॉमन डिक्लेरेशन आया नहीं। G20 में दस्तावेज आया और उसमें काफ़ी हद तक क्लाइमेट का और एनवायरनमेंट का जिक्र है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं और जो आप कथनी और करनी का अंतर, अगेन रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, जो मेरा सबसे प्रिय वो है, जो बातें करते हैं। और यहाँ पर एक ये भी कही गई है, और उसमें मेरे को बहुत लोग परेशान होते हैं कि वो कहते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ के पत्रकार जो हैं वो एक भाषा में बात करते हैं, अपनी सरकार के साथ खड़े होते हैं, यानी अमीर देशों के, और हमारे पत्रकार, आप लोग सरकार को चुनौती क्यों देते हो, ग्लोबल साउथ, आप ऐसे क्यों नहीं बोलते हो कि जिससे भारत के हितों की रक्षा हो, विच इज़ टू सम एक्सटेंट इज करेक्ट, क्योंकि लड़ाई निगोशिएशंस की लड़ाई है। क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण सम्मेलन और पर्यावरण की बात करने में एक बेसिक बुनियादी अंतर है। पर्यावरण सम्मेलन जो शर्म अल शेख में हो रहा है वो खींचतान का है। उस समय कई देशों के, जैसे मैंने कहा LCD, LMDC, AOSIS, डेवलपिंग कंट्री, G77 प्लस चाइना, ये कई ग्रुप है, और दूसरी ओर अमीर देश हैं, उनसे आपको कुछ खींचना है, तो ये एक खींचतान है। तो इस खींचतान में ये टेक्निकल सम्मेलन है, उसको समझने और रिपोर्ट करने के लिए आपको टेक्निकलिटी की जरूरत है। सिर्फ आप पेड़ बचाओ कह के या नदी बचाओ कहना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो कहना, लेकिन वो यहाँ पर पूरी बात लागू नहीं होगा, पूरी, हाँ लागू होगा पर पूरी बात वो नहीं है। तो अब समस्या क्या हो रही है कि भारत सरकार, जिसका, भारत का
एज ए आबादी हम 18%, 17.5% हैं, 140 करोड़, 800 करोड़ में 140 करोड़ भारत की आबादी। तो अब 140 करोड़ का ये हमेशा ये कहा जा रहा है कि हमारा जो हिस्टोरिक, जो ऐतिहासिक रूप से जो कार्बन बजट है, अगर एक केक मान लिया जाए और 1.5 डिग्री तक पहुंचने के लिए उस केक को कितना गर्म होना है, राइट, उसमें 60% हिस्सा 7 देशों का है, जो कि हम कहते हैं कि बड़े ऑफेंडर हैं। भारत का हिस्सा उसमें 3% भी नहीं है, राइट, और आने वाले दिनों में भी बढ़ रहा है। भारत इस समय तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पोल्यूटर है, अमेरिका और चाइना के बाद। चाइना नंबर 1 है करंट पोल्यूशन में, अमेरिका नंबर 2 है। तो भारत तीसरे नंबर का है, लेकिन भारत ये कह के नहीं बच सकता, ये मेरा मानना है और इसका बहुत विरोध है इस तर्क का, कि पर कैपिटा इमिशन का जो तर्क दिया जाता है कि हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है तो हमारा पर कैपिटा इमिशन बहुत कम है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर हमेशा इतना ज्यादा है कि वो कम रहेगा। ये अंग्रेजों का, ये अमीर देशों का आर्गुमेंट मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पूरी बात नहीं कर रहा हूँ उनकी। वो इतना कह के चुप जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत गरीब आबादी है, उसको आगे बढ़ना है, उसको बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, ये सब है। तो लेकिन समस्या क्या है, वो केक पूरा खाया जा चुका है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। और भारत एक बहुत वल्नरेबल कंट्री है। यहाँ चक्रवाती तूफान आ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कई सारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैं, वो तबाह हो रहे हैं। 25 करोड़ आबादी जो है वो समुद्र तटों पर निर्भर है। तो अब इतना बड़ा खतरा जब सामने है, तो ये अन्याय आपके साथ जो हो चुका है, ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन, उसके बावजूद आप कार्बन इमिशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस समय जब तबाही आएगी, वो ये नहीं पूछेगी कि आपने अपने बजट का हिस्सा, अपना केक नहीं खाया, वो तो आपको वैसे ही तबाह करेगी। तो जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं, और बहुत सारी, एक नहीं, कि भारत की जीडीपी इस वक्त 30% ज्यादा होती अगर वो जलवायु आपदाओं से पिछले 50 साल में न लड़ा होता। ये मैंने न्यूज़ लॉन्ड्री पर लिखा भी है ना। और ये एक रिपोर्ट नहीं है, ये कई रिपोर्ट्स हैं। आईपीसीसी में भी ये बात आई है। भारत में तबाही कई गुना बढ़ रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हमारी गरीबी और गरीब होते जा रहे हैं। और जैसा हम हमेशा कहते हैं ना, ये लड़ाई आखिरकार लौट के वही आ जाती है, पूंजीवाद और समाजवाद पे। जो पूंजीवाद है वो क्लाइमेट चेंज के बेनिफिशियरी भी हैं। कनाडा जैसे देश जो है वो लैगगार्ड है। रशिया तो खैर उसने तो इस वक्त जो किया है, मतलब वो अजीब स्थिति है कि इतनी बड़ी, इतना बड़ा एक युद्ध थोप दिया है पूरी दुनिया पर, और उसके कई पहलू हैं, पूरी तरह आप मुझसे सहमत ना भी हो तो उससे एक समस्या बड़ी है। तो ये चीज़ है यहाँ पर कि कनाडा जैसे देश चाहते हैं कि थोड़ा बर्फ पिघल भी जाए तो हमें तो एग्रीकल्चर के लिए और जगह मिलेगी। मैं बहुत रॉ तरीके से कह रहा हूँ इस बात को, परंतु ये दिमाग में है और लोग आज ही के लिए ही जी रहे हैं। देयर इज नो टुमारो, जो कविता ने पहले कहा था ना कि सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, दैट इज द की। आप कब तक सोलर पैनलों के लिए अपने पहाड़ खोदते रहेंगे, फिर गरीबों को उसके लिए गरीब इलाकों में जाएंगे ना पहाड़, वो मिनरल निकालने के लिए, ऑब्वियसली, है ना। अगर कुडनकलम का प्लांट जो है कह दिया जाए कल 7 RCR में लगाया जाता है ना, जिसका नाम बदल गया है, पहले कुछ और मार्ग था, तो अब वहां तो नहीं लगाने देंगे। सारे पावर प्लांट गरीब इलाकों में है। तो जितनी मार है, अगेन, वो दुनिया की कमजोर आबादी पर है। तो हिंदुस्तान के भी एक तरह से, कई बार हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, विकासशील देशों का भी दोहरा रवैया आता है। जो वो वहां पर कहते हैं और जो अपने देश में प्रैक्टिस करते हैं वो डिफरेंट है। अब इसको कोई कहेगा कि ये देश के खिलाफ बोल रहा है तो वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे धरती को बचाना है। वी ऑल आर ग्लोबल सिटीजन ऑल्सो ना, तो इसलिए जरूरी वसुधैव कुटुंबकम, नहीं, मतलब ग्लोबल सिटीजन है ना। हमारे देश में इतनी आपदाएं आ रही हैं। आप एक शेर कह रहे थे थोड़ी देर पहले, नहीं वो मेरे को पूरी तरीके से याद नहीं। वो शेर राहत इंदौरी का है ना, लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर जद में, उसकी वर्डिंग ठीक नहीं है। हाँ, इसमें हमारा ही मकान थोड़ी है इस मोहल्ले में। तो वो है कि अगर तूफान आया तो बर्बादी, पाकिस्तान में सबसे बड़ा इस समय संकट आया ना, बाढ़ में 2/3 देश पूरा डूब गया। आपके सामने नहीं, शार्दुल, पाकिस्तान का फुटप्रिंट कितना है? 0.5% भी नहीं है। 0.5% भी इमिशन में उनका हिस्सा नहीं है। नहीं, जब आपने ये शेर की याद दिलाई तो शार्दुल ने मुंह पीछे धीरे से एक दूसरा शेर कहा था। वो अब यहाँ तो बोल नहीं सकते, मैं सुना सकता हूँ कि वो कह रहे थे कि आएगी जब बाढ़ तो चढ़ेंगे एक ही पेड़ पे, सांप और नेवले दोनों। तो बचने के लिए, वो पेड़ बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है। नहीं, और ये इसमें कभी बात करेंगे अभी, क्योंकि अब हम कविता को भी सुनना चाहेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें जो पेड़ वाली बात, जो पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी बात पे मेरे ख्याल से हृदय ने बहुत लंबा और बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से अपनी बात कही है, आर्टिकुलेट करके। आपका इस पर क्या नजरिया है? मैं इसमें बस देखिए, हृदय जी जितना इसमें जानते हैं, मैं, ये मेरा एरिया बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि देखिए, जिस तरह के जब हम जानते हैं, ये बात एक जगह है, अपनी जगह है कि बिल्कुल जो ज्यादा अमीर देश हैं उनको क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए कहीं ज्यादा करना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ इस नजरिए से देखें कि जो गरीब देश हैं, उपनिवेश रहे वाले देश हैं, उनको कुछ छूट दी जाए वगैरह, वो एक बात है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस नजरिए से देखें तो समस्या ये है कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर तो हम जैसे देशों पे होगा,
सबसे गरीब देशों पे होगा। तो क्या हमें क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए उस नजरिए से भी नहीं सोचना चाहिए क्या, कि हमारे देश की सबसे गरीब आबादी, सबसे कमजोर आबादी, वो कैसे झेलेगी इन चेंजेस को, और उसके लिए हम क्या तैयारी करें, जिसके लिए हमको एकदम शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी सोचने की जरूरत है। एक और छोटी चीज, वो G20 से जुड़ा हुआ जो है, वो मैं जस्ट कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो शुरू में चर्चा में आया था। जी जी। तो जहां तक युद्ध की बात है, शांति की बात है, देखिए भारत में अक्सर इसको एकदम ऐसे समझा जाता है जैसे अच्छा ये रूस यूक्रेन का युद्ध है और ये युद्ध रुके और बातचीत हो, ये जो नरेंद्र मोदी ने कहा। लेकिन थोड़ा इसको समझा जाए कि ये युद्ध नहीं है, ये रूस द्वारा हमला है यूक्रेन पर। तो यूक्रेन रुक नहीं सकता ना। यूक्रेन रुकेगा तब तो यूक्रेन ही खत्म हो जाएगा। यूक्रेन का हिस्सा जो है वो अगर कब्जे में चला जाएगा पुतिन के, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि जो अपने आप को यूक्रेनी कहेगा मैं उसको मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। आप या तो मानिए कि आप रूसी हैं, नहीं तो खत्म हो जाइए। तो ये जो पूरा जेनोसाइडल बात है, वहां जब बुश ने हमला किया इराक और या अफगानिस्तान पे, किसी ने नहीं कहा कि बैठ के नेगोशिएशन करिए। वो जानते थे कि भाई हमला रोकिए, आप निकलिए वहां से, आपका देश नहीं है वो। ये जो दबाव बनाने की जरूरत है दुनिया में, ये शायद जिस तरह से बनना चाहिए नहीं बन रहा है। और बात जो है वो बातचीत, आप उस बातचीत तो होगी, लेकिन पहले तो वो हटे वहां से, तब इसमें ना एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, भारत की जो स्थिति रही है इस पूरे युद्ध के दौरान बड़ी, अब इसको राष्ट्रीय हित और अपने निजी हितों को के मद्देनजर किए गए फैसलों की व्यावहारिकता कहा जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है। तो भारत ने भी अपना जो पक्ष है लगातार, मैं ये नहीं कहूँगा कि बीच का रखा है, बल्कि एक तरह से कहे तो प्रो रसिया रखा है उसने। चाहे उसकी एनर्जी की ज़रूरतें हैं, जो ईंधन की ज़रूरतें हैं, सस्ते ईंधन की ज़रूरतों के मद्देनज़र उसने ये किया है। तो एक वो भी दिक्कत है कि भारत ने भी इस मामले में कोई बहुत स्पष्ट रुख नहीं अपनाया। लेकिन इससे ज़्यादा जो चिंता है वो ये कि उस वेस्ट ने जो लगातार, और जिसके बारे में कहा जाता है कि जो ट्रिगर पॉइंट बना कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की नहीं, ये एकदम गलत बात है। ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। मैंने इस पे विस्तार से ये किया है, पढ़ा है। नेटो में जाने वाला मामला वो वजह ही नहीं, दूर दूर से, जबकि नेटो में जाना ही नहीं चाहता था यूक्रेन पर 2014 में हमला किया, यूक्रेन का एक हिस्सा छीन लिया, तब जाकर के नेटो ज्वाइन करने की मांग यूक्रेन में बढ़ने लगी, एक बचाव पक्ष के रूप में, कि कम से कम नेटो वाले देश पर शायद हमला करने में ये रुकेंगे। अभी फिनलैंड और स्वीडन उसमें जा रहे हैं, भाई उन पर तो नहीं हमला कर रहे पुतिन। तो बात जो है वो दूसरी है। ये यूक्रेन को लेकर के वो एक अखंड रूस बनाने की, उसमें शामिल करने की रशियन इंपीरियलिज्म, जो रशियन इंपीरियलिज्म और फाशीवाद, ये जिस तरह से अपना करते हैं, ये खुल करके उस तरह की विचारधारा है कि दुनिया में लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, दुनिया में साम्राज्यवाद सब करने को छूट हो सारे लोगों को। और ये साम्राज्यवाद विरोध के नाम पे वो यही कह रहे हैं कि भाई वेस्ट के देश गलत है तो हम सबको गलत करने की ये हो, वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड्स हैं तो कोई स्टैंडर्ड ही ना हो। तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। यूक्रेन की स्थिति जो है वो कुछ ऐसी है जैसे अगर अंग्रेज आकर के दोबारा भारत पे कब्जा करने लगे, ये हालत है। G20 में भी बड़े दिलचस्प चीज हुई जो इस बार G20 में भी जो दिलचस्प चीज हुई वो कि रसिया ने इसमें मतलब पुतिन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उनके विदेश मंत्री आए और फिर वो कार्यक्रम जो पूरा उसका शेड्यूल था उससे पहले ही एक दिन पहले वहाँ से निकल गए। और जो ऑपेड होता है फोटो सबका, उसमें भी रसिया अनुपस्थिति रहा। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने काफ़ी तल्ख लहजे में हालांकि यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना संबोधन दिया था, जिसमें उन्होंने इसको G19 एक्चुअली कहा और रसिया को उन्होंने टारगेट किया। शार्दुल, आप क्या कहेंगे? देखिए, कविता की बात वो ठीक है कि क्रीमिया का जब एनेक्सेशन किया था 2014 के आसपास, 2014 की शुरुआत में पुतिन ने, तो उसका यही कारण था कि ऐतिहासिक रशिया हमसे छीन लिया गया। और साम्राज्यवाद और इतने ताकतवर लोग, देखिए मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता पुतिन कैसे सोचेंगे। आप इतना धन और अकूत ताकत जिस पे कोई रोक टोक नहीं, तब वहाँ बैठकर कैसा महसूस होगा मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये बात पक्की है कि उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि एक आम नागरिक की स्वतंत्रता यूक्रेन में वो कैसी है, इससे पुतिन को कोई मतलब नहीं है।
अब G19 जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन के, उनकी बात एक हद तक ठीक है, वो बिल्कुल उसका बहिष्कार करना चाहते हैं, क्योंकि पुतिन जो कर रहे हैं वो मेरे मत में रशिया अपने लास्ट लेग पे है पावर के, रशिया की पॉपुलेशन जा रही है और यूक्रेन जैसे छोटे देश ने दिखा दिया कि रशिया सुपर पावर क्या, वो ज़्यादा बड़ी पावर भी नहीं बचा। और इतना भी जो वो कर पा रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि वो चीन की मूक सहमति है उनको अंदर से, इसीलिए कर पा रहे हैं। अब ये तो ये बात हो गई जो हमने COP71 वाली करी, और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा वो मेरी रुचि का ज़्यादा विषय है। 27 वाली। तो देखिए, जैसा हृदेश ने बताया और ये ऐतिहासिक रूप से सही भी है, प्रति व्यक्ति एमिशन पर कैपिटा भारत का काफी कम है, लेकिन यहाँ लोग इतने ज्यादा हैं कि वो कुल मिला के ज्यादा हो जाते हैं। प्रति व्यक्ति तो जैसे वरना लिपस्टिक लगाएंगे वो भी कम है ना। हाँ। तो इस आर्गुमेंट के पीछे हम कब तक छुपेंगे जब दरवाजा संकट दरवाजे पे आ गया है। मैं वही कह रहा था, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि मानव अन्याय, न्याय अन्याय की समझ, ऐतिहासिक अन्याय हमारे साथ हुए, नेचर को उससे कोई मतलब नहीं होगा। एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि देयर आर नो सेंट्स इन नेचर, लेकिन जंगल में कोई संत नहीं है। आप अगर कमजोर हैं तो आप दबोच लिए जाएंगे। और प्रकृति अगर हम थोड़ा सा देखें हट के, केवल अपने मानव एक्सपीरियंस से, मानव इतिहास के पूरे प्रकृति को देखें, तो नेचर हमेशा बहुत वॉयलेंट चेंजेस लाती है। नेचर जरा सा भी आपको माफ नहीं करती, बहुत क्रूर बदलाव लाती है। तो हम इस बहस में पड़े रहेंगे कि हमारे साथ 200 साल पहले ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। इन 200 सालों के अन्याय को निपटने के चक्कर में हम लाखों साल की संपदा जो सस्टेनेबल बनाए है जीवन को इस धरती पे, मानव के कम से कम, उसे ख़त्म कर देने पर तुले हैं। अब ये देखिए, बहसें हैं और यही बहसें होती रहती हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा मैं नहीं जानता। मैं एक चीज़ ज़रूर देख रहा हूँ कि बहुत सारे जैसे फॉसिल फ्यूल कंपनियाँ खास तौर से, और ये बड़े देश जो हैं, जो अमीर, जो दूसरों को भाषण दे रहे हैं, यही जो पोलर आइस पिघल रही है, अभी ग्रीनलैंड के साथ हो रहा है, ये लोग ऊपर का स्ट्रेट खोल रहे हैं ट्रेड के लिए। तो ये लालच कुछ लोगों का सबको मारे दे रहा है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन ये कितने दिन सस्टेनेबल होगा। अब देखिए, जैसे कई लोग कहते हैं, और मैं इस पे ख़त्म करूँगा, कि धीरे धीरे हमें समाज में बदलाव लाना होगा। वो धीरे धीरे पिछले 50 साल में तो आया नहीं। लेकिन समाज में बदलाव तो ऐसा है कि जैसे गांधी जी भी कह के गए थे, उससे पहले वो प्रभु ईसा मसीह भी यही कह के गए थे, समाज में बदलाव लाने। मैं इससे बताता हूँ, आप फिनिश कीजिए क्योंकि हमारे पास वक्त है। मैं छोटी सी चीज, हमारे पास ले दे के 7 से 9 साल बचे हैं। हमारे जीवन काल में हम, जिसे मैं थोड़ा सा स्लैंग, हिंदी स्लैंग का शब्द यूज करूंगा, जिसे भसड़ कह देते हैं ना, वो हमारे घर के सामने आ जाएगी और आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो, मैंने पहले भी इस कार्यक्रम में कहा है कि जब इमिशन होते हैं, मैं फिर साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर बता रहा हूँ, लोकप्रिय पॉपुलर लैंग्वेज में, जब इमिशन होते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं कि जैसे आप अवन के अंदर अगर आप थोड़ी सी सब्जी रखते हैं ना, तो वो बीच में इतनी गर्म होती है कि आपको लगता है अरे इतनी गर्म है। हम उन्हें कहते हैं लॉक इन इमिशंस। ठीक है, वो लॉक इन इमिशन, जैसे अब कार अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर जो चलाते हैं गाड़ी, अब आप ब्रेक भी लगाएंगे तो उसे रोकने के लिए 30-40 मीटर चाहिए, राइट। तो अब अगर आज रातों रात सारे इमिशन बंद भी कर दें, सारी आप इंडस्ट्री रोक दें, सारी लाइट्स बंद कर दें, आदिम युग में चले जाएं, तो भी धरती का गर्म होना जारी रहेगा। ये रिसर्च बताती है, क्योंकि लॉक इन इमिशंस हैं। आपने इतना गर्म कर दिया है तवे को कि अब वो हाथ आपका जलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो इसका पाखंड है वो ये है कि क्या कहते हैं कि आप, फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस मिट्टी से मोहब्बत करता हूँ और मैं इस डरा हुआ हूँ कि आजकल हर चीज़ में जो कहता है लोग सरकार के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे। सरकार के साथ खड़े होने से पहले मेरे लिए जरूरी है कि ये बताना कि तथ्य क्या है। तथ्य यह है कि आप जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच, और कहना भी चाहिए। अमीरों से पैसा भी लो, क्लाइमेट फाइनेंस भी लो, उनसे एडेप्टेशन भी करवाओ, उनसे मिटिगेशन भी करवाओ, लेकिन आप अपने देश में आके जो सबसे संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र हैं उनमें आपने 4 धाम यात्रा मार्ग को लेकर चाहे आप ले ले, चाहे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट को लेकर देख ले, हर जगह तबाही हो रही है। सरकार की जो नीतियां हैं वो मैच नहीं करती जो वो वहां कहती है, क्योंकि आपदाएं बढ़ेंगी अगर हम एडेप्टेशन नहीं करेंगे, अगर हम उस तरह से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल नहीं लाएंगे। तीसरी चीज, पेड़ लगाने की बात है। चंडी प्रसाद भट्ट जी और ये लोग कहा करते थे ना कि अगर पेड़ लगाने की जितनी बात होती है, अगर सारे पेड़ लग गए होते तो हमारे कहीं पर जगह नहीं बची होती खड़े होने को। पेड़ लगाना अपने आप में एक स्कैम है। और अब ऑफिसर्स पे इतना दबाव है कि वो क्या करते हैं, वो जहां पर ग्रासलैंड है कहते खाली जगह यहाँ पेड़ लगा दो, रेगिस्तान है कहते खाली जगह पेड़ अरे रेगिस्तान और ग्रासलैंड भी एक इकोसिस्टम है। रेगिस्तान जो है वो समंदर में न्यूट्रिएंट्स भेजता है, इसलिए मरीन लाइफ जिंदा है। तो पेड़ लगाने वाली इन चीजों पे बात करने के लिए मीडिया से तो हम उम्मीद नहीं करते, जो मतलब जो वो है, लेकिन जो आम जनता है उसको भी ऐसे ही बताया जाता है।
कि आदमी 500 किलोमीटर एसयूवी चलाता है, ट्रेन से नहीं जाता, और कहता मैं टाइगर देख के आया हूँ, मैं बड़ा वो प्रकृति प्रेमी हूँ, पैदल चल रहे। आप जो इशारों में लोगों को ऊपर वो वार करते हैं ना, सारे लोग सुन रहे हैं इसका, और यहाँ से निकलने के बाद मैं तो सबसे सीधा वार करता हूँ, सबसे ज्यादा गाली खाता हूँ, हमला हो सकता है आपके ऊपर। मुझे एक बात बड़ी चुभती है, और ये बहुत कम कही जाती है, हृदय जरूर कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं, लेकिन आई कि बांध बनाने का चक्कर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, लोग कहते हैं बांध बना, नदी रुक। अरे भाई, नदी का अपना इकोसिस्टम है, उसके अंदर की मछलियाँ, छोटी मछलियाँ और फ्लोरा और फौना जो है वो सारी खत्म हो रही है इन बांधों के बनने से। वो इकोसिस्टम नदी को जिंदा रखे था, हम सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम्स को तबाह करे दे रहे हैं। इसमें दो बात और है छोटी छोटी, वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप कि जो टोटल पावर प्लांट है इस वक्त, और इसको एनर्जी इकोनॉमिस्ट जो है मुझे काउंटर करेंगे, वो ये कहेंगे आने वाले दिनों में हमारी एनर्जी का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। आने वाले दिनों में तो हम ये भी कहते हैं हम नेट जीरो हासिल करेंगे 2070 में। ना मोदी जी जिंदा होंगे, ना मैं जिंदा होंगा, ना आप जिंदा होंगे। तो 2022 में मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन 2070 के लिए नेट जीरो, ये कितना बड़ा पाखंड है। बांधों के लिए हमारी जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेबिलिटी है, मैं एग्जैक्ट डाटा अगर नहीं भी बता रहा हूं तो आसपास डेटा 350 गीगावाट है। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होते हैं। 3,50,000 गीगावाट में कंजर्वेटिवली बता रहा हूं हमारे प्लांट्स हैं। हमारी पीक डिमांड इतनी ज्यादा गर्मी होने के बाद इस बार भी 220 गीगावाट से ऊपर नहीं गई, यानी प्लांट ज्यादा है, डिमांड कम है, और उसके बाद भी हम लैंड लेते रहेंगे, हम खोदते रहेंगे पहाड़ों को, ये करते रहेंगे। हमारी कोयले की जो क्षमता है, जो कोयले से बिजली बनाने की, वो हम पूरा कोयला ही यूज कर रहे हैं, जबकि हमारे इंस्टॉल्ड पावर जो सोलर भी है, विंड भी है। तो यानी ग्रिड में प्रॉब्लम है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने की सरकार कितनी कोशिश कर रही है। वो हर जगह किसी उद्योगपति को एक माइन दे देगी और उसको खोदने के नाम पे जंगल काटेगी। अब बच्चा कुछ जो ऑफेंड होने से बचे हैं वो भी ऑफेंड कर दूं। मैं एक सवाल पूछूं छोटा सा, उससे पहले क्या बोले, मेरे दिमाग में, मैं तो बिल्कुल इस मामले में मैं जानती नहीं हूँ, मेरी जानकारी बहुत कम है। नहीं, लेकिन आपका जो काम है वो सपोर्ट करता है। मैं एक जेन्युइन सवाल पूछ रही हूँ कि कहाँ से, क्योंकि ये सवाल मुझसे पूछा जाता है, मेरे पास जवाब बहुत होता नहीं है, कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से वाले को हम एंकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि सोलर पावर देखिए या विंड पावर देखिए तो वो भी सारा अडानी खरीदे हुए हैं। न्यूक्लियर पावर में बहुत सारे खतरे हैं, वेस्ट डिस्पोजल के और भी चीजों के, लीक्स के डर है। डैम्स बना करके इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी लेना, उसमें ये समस्याएं हैं। तो क्या रास्ता है आगे, ये कोई अगर बता पाए तो। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसमें जो सवाल पूछते हैं वो भी गलत नहीं पूछते हैं, क्योंकि और यहीं पर सस्टेनेबिलिटी वाली बात आती है। हम ये कहते हैं कि हम भैया सोलर पैनल लगाएंगे, विंड मिल चलाएंगे, और हम बाकी बायोमास तो अपने आप में मैं उसको क्लीन भी नहीं मानता, और न्यूक्लियर तो खतरा है ही है, तो हम बिजली कैसे बनाएंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मुद्दा ये है सस्टेनेबिलिटी। भारत कोयले से, ये कड़वी सच्चाई है कि अगर भारत की 70% से ज़्यादा बिजली कोयले से बन रही है, तो क्या भारत कोयले से दूर जा सकता है? वो नहीं जा सकता। लेकिन क्या कोयले की जो माइनिंग हो रही है, और जैसे अचानक हर साल वो आ जाती है ना खबर की एनटीपीसी के पास कुछ ही घंटों का कोयला बचा है, इस पर हमने बहुत डिटेल, वो अपने आप में एक स्कैम है। मतलब कोयला बचा है क्यों? क्योंकि आप उसका मार्केट गरमाना चाहते हैं। तो ज्यादातर जो प्लांट हैं, ज्यादातर नहीं तो कुछ प्लांट है, वो पिटहेड पे बने हुए हैं, तो कुछ घंटों का कोयला भी पर्याप्त है उनके लिए, क्योंकि मैरी गो राउंड सिस्टम होता है कि आपके कोयला लगातार सप्लाई मिल रही है। अगर कुछ घंटों का खाना बचा है और हर घंटे खाने की सप्लाई हो रही है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये मीडिया में गरमाने की समस्या। तो कविता जी, एक तो इसमें बहुत ज्यादा लोग धोखाधड़ी करते हैं और चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो कोयला एक सच्चाई है, वो रहेगी। बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जंगलों में, जैसे अभी एक मैं कुछ लोगों के नाम भी ले सकता हूँ, जैसे एक ट्विटर पे है सुदीप श्रीवास्तव, उनकी काफ़ी अच्छी नॉलेज है, अगर आप उन्हें फॉलो करें तो वो इस बात को हमेशा, वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले, वो बताते हैं और उन्होंने कैलकुलेट किया है, और बहुत बड़े कई सारे जानकार भी उनसे बात करें, तो उन्होंने ये कहा, और वो कोल स्कैम में एक पिटिशनर के तौर पर भी वो बोल रहे थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि भैया जंगल में इतना कोयला ऑलरेडी है पिछले 50 साल का, जो कि माइंस के लिए खुला है, अब और माइंस क्यों खोलना चाहते हो? इसका जवाब कभी सरकार या ये लोग नहीं देते जो जंगल काटने के समर्थन। तो जंगल को आप उतना ही काटो ना जितनी भी जरूरत है, प्रकृति अपने को पुनर्जीवित करेगी, तब तक दूसरा जंगल। देखिए, जो मैं ऑफेंड करने वाली बात कह रहा था वो ये है कि जो हम कोयला जला रहे हैं, ये हम सब के, धरती के जिंदा लोगों के पुरखे ही हैं। क्योंकि वही कंप्रेस होकर फॉसिल फ्यूल बने हैं, तो उनसे हम बिजली ले रहे हैं। और दूसरी बात कि अंततः जब भी इसका इलाज निकलेगा, तो देखिए हमारे पास एक ही सस्टेनेबल फ्यूजन रिएक्टर है जो हवा में है, जो ऊपर दिख रहा है आपको सूरज। अंततः अगर जवाब निकलेगा तो वहीं से निकलेगा, इसके अलावा आप कुछ और सस्टेन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इंसान के
कोट अनकोट औकात के बाहर की चीज है। जी। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का जो जवाब है वो ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि पुरखों की इज्जत कीजिए, साल में एक बार ये हमको रिसाइकिल बिन में डालना चाहते हैं, क्योंकि वहां सब कंप्रेस रहता है। साल में एक दिन पिंडदान करके और बानरों और कौवों को मत खिलाइए, साल भर सम्मान कीजिए, यही कहना चाह रहे हैं जी। ठीक है। तो अगला एक हमारा जो विषय बहुत संक्षेप में, मैं क्योंकि शार्दुल ने उस पर काफ़ी तैयारी की है तो मैं जानना चाह रहा हूँ, पिछले कुछ एक हफ्ते 10-15 दिन में बड़े मेजर ले ऑफ्स हुए हैं। अमेजॉन ने किया, ट्विटर ने बहुत सारे लोगों को निकाला है, मेटा ने निकाला है जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, और व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टा की। ये जो बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, एक तो मैं कहीं पढ़ रहा था 2-3 चीज़ें हुई हैं कि बेसिकली इस निकासी की 2 वजह, एक तो मार्केट पूरा डाउनवर्ड चल रहा है, मंदी की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रही पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में एक मंदी का भाव है, और दूसरा ये कि इन सारे लोगों ने पेंडेमिक के टाइम पर ओवर हायरिंग की थी, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ऑनलाइन टेक कंपनियों के लिए बहुत सारे उम्मीदें, चांसेस हैं कमाने के, तो उन्होंने ओवर हायरिंग कर ली थी बड़ी संख्या में, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, तो अब मजबूरी है इनका निकालना। इसके अलावा और ऐसा क्या आपकी नज़र में आया है जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंपनियां मतलब वर्ल्ड वाइड लोगों को ले ऑफ करें? क्या उसका इंडिया पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है? बिल्कुल। पहली बात तो जो ट्विटर में खास तौर से जो निकाला जा रहा है, और मेटा में फेसबुक, ये 2 सुपर अमीरों की, भीम को क्या कहेंगे, दिमाग में उनके सनक है ना। मेटा अगर आप देखें तो मैं बहुत ज़्यादा गेमिंग वर्ल्ड में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छे से मालूम है ना, हमारे पास रेंडर करने के इस समय तरीके हैं जो वो चाह रहे हैं। भी ग्लोबल वार्मिंग में पर्याप्त इमिशन है। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि मार्क जकरबर्ग की जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। उन्हें 1/3 से ज़्यादा में भी यही प्रॉब्लम है, उनकी भी मार्केट वैल्यू बहुत डाउन हुई है पिछले 1-6 महीने में। ट्विटर में दिक्कत क्या है? ट्विटर के साथ दिक्कत यह है कि ये अमीर आदमी को लगता है कि वो, जिसे वो कहते हैं टाउन स्क्वायर, वो चला सकता है, जबकि ट्विटर की महत्ता क्या थी कि वहाँ पे जो ब्लू टिक था, आपको पता था ये व्यक्ति सही है, इसको देखा गया है, इसकी बात पे विश्वास किया जा सकता है। ट्विटर वैसे इतना पॉपुलर कभी नहीं था, कभी फ़ायदेमंद भी नहीं रहा। जो पूरे टेक वर्ल्ड की बात है उसका कारण ये है, टेक बगल आपको याद हो, मैं तो छोटा था, 2000 में जब ये बस्ट हुआ था, जब टेक बूम नीचे गिरी थी, तब बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई थी, और फिर उनमें से बहुत सारी सस्टेनेबल नहीं थी। जैसा आपने कहा, पैंडेमिक में इन लोगों ने स्केल अप तो किया, लेकिन उसको सस्टेन ये इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि काम नहीं है। और भारत पे इसका असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि भारत में बहुत मिडिल क्लास का खासतौर से विकास इन टेक नौकरियों की वजह से हुआ, और ये नौकरियां कम इसलिए भी होंगी, इसका एक कारण और है कि ऑटोमेटेड सिस्टम्स बहुत ज़्यादा अब आ रहे हैं। आपको हर चीज़ के लिए नहीं चाहिए, जैसे पहले पार्सिंग के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते, अब उसके लिए इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, रिमोट वर्क है तो आपको काम बाहर भी मिल रहा है, अब आपको लोकल देने की ज़रूरत नहीं है। तो टेक वर्ल्ड की नौकरियां जाने के पीछे सामाजिक और पॉलिटिकल कारण भी उतने ही हैं जितना कि खुद टेक वर्ल्ड की अनसस्टेनेबिलिटी है। बिल्कुल। और हमेशा जो ये प्रिजम्पशन था, मतलब पहले अनुमान था कि ये ऊपर चढ़ता ही जाएगा, नौकरियां मिलती रहेंगी, ग्रोथ होती रहेगी। भाई आप सर्विसेज कब तक देंगे? ब्लूटिक का एक लाइन, एक क्लैरिफिकेशन। ब्लूटिक का इन्होंने कहा कि विश्वास किया था, ब्लूटिक का मतलब यही आदमी ये बात कह रहा है, क्योंकि बहुत सारे ब्लूटिक वाले जो बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे हुए हैं वो भी झूठ बोलते हैं, ठीक है। ब्लूटिक का मतलब यही आदमी ये बात कह रहा है। हाँ, मतलब वही कि जो बात कही जा रही है वो, इस बात से मैं सहमत बात की नहीं, व्यक्ति की बात कर रहा था। क्योंकि अब मैं इन हाउस हमारे जो एंटी कॉर्पोरेट लॉबी के प्रवक्ता मैं भी एंटी कॉर्पोरेट, मुझे नफरत है इनसे। हृदय आपसे मैं एंटी कॉर्पोरेट काम पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये जो ले ऑफ, आपकी आखिरी टिप्पणी? नहीं, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि शार्दुल का फोन आ जाए कि न्यूज़ आपका यहाँ आने की अब कोई जरूरत नहीं है, तो जब तक मेरा बना हुआ हूँ तो आई डोंट नहीं। बट ऑन ए सीरियस नोट मैं यही कह रहा था, मैंने आज ये लिखा भी है ट्विटर पे कि जिस समय ले ऑफ्स हो रहे हैं उस वक्त शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, वो जो बात हमने शुरू की थी। तो ये कंपनियां फायदे वायदा तो जो भी है ये कर्जे पे चल रही हैं, जनता के पैसे पे ज़्यादातर चल रही हैं। अगेन आप एंटी ये सब बोलोगे, और आप ये देखिए, लेकिन ये है कि सुख जो है, जो लोगों को निकाला जाना, ये अगेन एक, अगर आप इनका सबका प्रोफाइल निकाला जाए तो यहाँ भी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर के 4-6 लोगों, मैंने काम किया है, कॉर्पोरेट मीडिया में काम किया है, तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो रहा है मोटा, अच्छे खासा ऊपर। तो अगर आप उनकी नौकरियां न निकालें और पैसे को थोड़ा उनको भी दें, नीचे डिस्पर्स करें, तो ये नौकरियां बचाई जा सकती हैं, लोगों को खुश किया जा सकता है। लेकिन क्या आप इस मॉडल पे काम करने को तैयार हैं? एक आदमी 100, जैसे नहीं उन्होंने कहा या नहीं कहा, पर मैंने अपने जानकारों से सुना, जिनसे सुन के हम अपने को समृद्ध करते हैं, कि राम मनोहर लोहिया ने या किसी ऐसे समाजवादी नेता ने कहा था कि 1 और 10 का अंतर
होना चाहिए। मतलब 1 रुपया अगर मिल रहा है सबसे निचले कर्मचारी को, तो ऊपर वाले को 10 से ज़्यादा नहीं मिलना उससे चाहिए। नहीं ज़्यादा मिलना। लेकिन अगर आप किसी भी हम तो न्यूज़ चैनल की बता सकते हैं क्योंकि हमने उसमें काम किया, उसमें आप देखेंगे तो ये अंतर इससे कई गुना ज़्यादा है। तो हाँ। आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पैसे का कीजिए, नौकरियां बचाइए। एक छोटी सी बात देखिए, जो इक्वल ना भी करे थोड़ा इसको थोड़ा सा उसमें रख के देखें तो अगर आप नीचे वाले को किसी को 35 दे रहे हैं तो सबसे टॉप वाला आपका जो है वो 3.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे करोड़ों में आप अपना ही उदाहरण जबरदस्त। कविता, आपका ये जो मास ले ऑफ हो रहे हैं उस पर आपकी टिप्पणी? एक छोटी सी बात मैं वो कहना चाह रहा था, जोड़ना चाह रहा था इनफैक्ट, जोड़ दीजिए। ये जो टेक वर्ल्ड का है, हमें याद रखना चाहिए, चाहे टेक्नोलॉजी हो या कोई और मॉडर्न चीज़ आती है, लोगों को लगता है वो बेसिक इंसानी फितरत बदल देगी, वो नहीं बदलती। इस टेक वर्ल्ड में लोगों को याद नहीं होगा, 2-4 साल पहले यूनियन बनाने की बात हुई थी, तब इन लोगों ने कहा था नहीं अब तो ग्लोबल वर्ल्ड है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब यूएस में वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें यूनियनाइज होना चाहिए, क्योंकि आपको उस एक व्यक्ति ने ट्विटर के लिए 22 या 23 बिलियन पैसे एक्स्ट्रा दिए। ट्विटर की वैल्यूएशन इतनी नहीं थी, उसे ज़्यादा पैसे देने पड़े, इसीलिए वो केस भी लड़ रहे थे। आपको याद होगा जब हमने चर्चा की थी, मैंने कहा था भाई नहीं लेगा, लॉजिक नहीं बनता। तो ये इंसान की फितरत को एक्सेंचुएट ही करेंगी तकनीक, उसको बदलेगी नहीं। ठीक बात। कविता, आपकी आखिरी टिप्पणी? मैं बिल्कुल एक जरा सा मैं तो ये समझती हूँ कि देखिए ये जो कंपनियां हैं जनरली उनका, खास करके अमेज़न का उदाहरण तो हमारे सामने लंबे समय से है कि उसमें जो टेंडेंसी है वो है कि जो उनके एम्प्लॉइज हैं उसको कम किया जाए और उनको कम वेजेस में उनसे ज्यादा काम करवाया जाए। और इसके चलते वहां अमेज़न में जो वर्क कंडीशंस हैं उसको लेकर के प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं, यूनियनाइजेशन की कोशिश भी हो चुकी है, और वो बहुत ही उत्पीड़नकारी किस्म का काम होता है। तो मुझे लगता है कि सवाल तो ये है कि ले ऑफ्स उसका एक पार्ट है, उस पूरे एक फ्रेमवर्क का पार्ट है कि काम को हम किस नजरिए से देखते हैं। और मुझे लगता है कि काम तब काम है जब आपके पास में उसमें क्रिएटिविटी की जगह हो, उसमें डिग्निटी की जगह हो, जॉब सिक्योरिटी हो, वेजेस जो है वो ढंग की हो, ताकि आप जो काम करते हैं रात से पूरे दिन का, उससे आप अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये अगर हम देखते हैं और ये समझ लीजिए, लोग कहेंगे कैसे हो सकता है भाई, इन लोगों को, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, इन्हीं लोगों के जिसको वो आज गरीब कर रहे हैं या अनएम्प्लॉयड कर रहे हैं, उनको उनकी मेहनत की कमाई ये खा रहे हैं। बहुत ही सरल बात है। तो ये जो है ये तो एक बड़ी प्रोटेस्ट करने लायक चीज है। ठीक बात। मुझे तो लगता है दुनिया की ट्रेड यूनियंस को करना चाहिए। जिक्र किया कविता, एक चीज मेरे दिमाग में आई, मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछ लूँ, शायद आप उसका जवाब देना चाहें, क्योंकि आप सामाजिक आंदोलनों से जुड़ी रही हैं और आपने जैसे अभी भी कहा एक प्रोटेस्ट का एक बड़ा मंच है ये जहाँ होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में दो बड़ी चीजें सामने आती हैं। एक तो समझ में आता है हमारे कि वहाँ पर यूनियन जैसी चीजें नहीं, तो कर्मचारी हितों का बड़ा शोषण है, और दूसरा ये कि रिजर्वेशन जैसी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर से पूरी तरह गायब है, तो वहाँ पे सोशल जस्टिस का पूरी तरह से अभाव दिखता है, वो चीज़ें। इन दोनों चीज़ों को लेकर कभी आप लोगों के दिमाग में कोई रूपरेखा बनी हो कि इसको आगे आंदोलन के तौर पर चढ़ाने की, या कैसे हो सकता है कि यहाँ पर ये जो जस्टिस है इसको थोड़ा सा सुनिश्चित किया जाए? सर, इसकी कोशिशें हुई हैं, बहुत कठिन है प्राइवेट सेक्टर में इसको करना, तब भी इसकी कोशिशें हुई हैं, बल्कि इससे भी लड़ा गया है कि पब्लिक सेक्टर का इतनी तेजी से उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर का बढ़ा है कि पब्लिक सेक्टर भी कहने को रह गया है ऊपर, और ज्यादातर उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल या प्राइवेट वो हो गया है, और वहां पर भी वही हालात हैं लगभग। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने की तो बहुत ही सीरियस कोशिशें हुई भी हैं, चलती भी रहती हैं, लेकिन उसकी कठिनाइयां समझने की बात यह है कि दरअसल वो एक इस लेवल पे चला जाता है कि जो ऑर्गेनाइजर होगा, समझिए कि उसकी तो नौकरी जानी ही जानी है। जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग हैं, उनमें से बड़ी हिस्से की नौकरी शायद चली जाए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट की हालत है पूरे सोसाइटी में, उसमें इनको लगता है कि हम इनको हटा के इनकी जगह जो है दूसरों को रख देंगे। और दूसरा कि पूरा यूनियन होने के कल्चर का जो मारा गया है, जो मार खाया है पूरी दुनिया में, इसको मुझे लगता है वापस
बनाने की और इसको नॉर्मलाइज करने की जो जरूरत है, वो भी एक बड़ा सवाल है। ठीक बात। तो हम अपनी चर्चा के आखिरी चरण में हैं। हाँ, एक बात कह दूं कि जो अभी कविता ने मुझसे सवाल पूछा था ना, ऐसे ही सवाल मैं भी कुछ लोगों से पूछना चाहता हूं। तो अभी तो ये कार्यक्रम में नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन सिर्फ उसका जिक्र कर रहा हूं कि यही कंपनियां जिनको हम इतना कोसते हैं, जो इतना वास्तव में कर रही हैं इस तरह से लोगों को, इनके हम मकड़ जाल में फंस गए हैं। अभी मैं जो किताबों के नाम बताऊंगा उसके बाद यही कहूंगा कि अमेज़न पे इनको ऑर्डर आप कर सकते हैं या उपलब्ध है आसान। तो हमको इस तरह का सिस्टम बना दिया ना, ये गूगल जो है जैसे हम सब लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ये सब तो वो गूगल का है। तो ये हमको अब लोग कहते हैं कि आप कार से क्यों यार, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा दो ना, मैं मेट्रो से चलता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दो आप अच्छा। तो सरकार जो है ना, पहले इस तरह की स्थितियां नहीं बनने देती जहां पर उपलब्ध हो चीजें लोगों को। फिर हम आगे कभी बात करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो था मजदूरों का था। हम दूसरा कि मैं इसमें जल्दी से जोड़ दूं कि अभी मैं यूरोप होके आई, आप वैसी सिटी बना दीजिए ना जिसमें सारे लोग साइकिल से चल सके, मैं खुशी से साइकिल से चलूंगी फिर। ठीक बात है, साइकिल से चलने वालों की एक्सीडेंट में मौत होगी सवेरे। जो लोग जाते हैं बेचारे साइकिलिंग करने, उनकी जगह नहीं है। हाँ, फुटपाथ पे गाड़ियां खड़ी होती हैं। ये एक अलग विषय है, कभी करेंगे इस पे। बिल्कुल, चलिए इस पर बात करेंगे बहुत जल्दी इसको। आखिरी में बस हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सबसे पहले हृदय जी, क्यों ना आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दें। मैं अपनी रिकमेंडेशन दूंगा इसी राइडर के साथ कि अगर जल्दी किताब मंगानी है तो अमेज़न से मंगा लें। लेकिन सीरियसली अगर मैं बात कहूँ, कहीं से भी बाजार से खरीद सकते हैं, और आजकल तो पुस्तक विक्रेता संकट में है तो बाजार से ही लें। मैंने पहले भी इसको रिकमेंड किया था, लेकिन अभी फिर रिकमेंड कर रहा हूँ कि मुझे लगता है ये कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो बार बार पढ़ी जानी चाहिए। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने जो किताब लिखी थी 2012-13 में, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, वो जो है प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी, जिसके जिक्र अभी आप लोग कर रहे थे कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन इतना अनइवन है और सामाजिक सुरक्षा नहीं है। अभी हम न्यूज़ लॉन्ड्री पे जो अगली डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं जो आएगी, वो भी इसी से जुड़ी हुई किसी हद तक है। तो पहली तो किताब एक वो है, और दूसरी, अगर इस पूरे सिस्टम को समझना है, जिसे हम कहते हैं कि सर्वेलेंस कैपिटलिज्म भी ये बढ़ रहा है इसके साथ, पूंजीवाद के साथ, तो उसके लिए जो किताब है, सुजाना जुज़ोफ की किताब आई है, एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, मोटी किताब है पर वो भी ऑडियो बुक के रूप में भी उपलब्ध है। तो वो दो बेहतरीन किताब हैं जो आपको समझाती हैं कि किस तरह से जब ऐसी स्थितियां बढ़ती हैं तो ये पूरा जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, सब जुड़े हुए विषय हैं। जब पैसे का, तो वही मैं बार बार कहता हूँ कि सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल एंड रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, जी वो नहीं होगा तो ये सारी बुराइयां आती हैं। ठीक बात है। कविता, आप क्या रिकमेंड करेंगी हमारे श्रोताओं को? मैं रिकमेंड तो करूंगी, उसको मिलना थोड़ा कठिन है, लेकिन उसको थोड़ा तलाशा जाए। मैं सबसे कहूंगी कि थोड़ा तलाशिए। फ्लाविया एग्नेस की किताब जो अंग्रेजी और फिर हिंदी में भी छपी थी, माई स्टोरी आवर स्टोरी, उनकी ऑटोबायोग्राफी। तो एक तरह से घरेलू हिंसा के पीड़ित रही फ्लाविया एग्नेस। वो अपनी कथा और दूसरों को मदद करने की जो कहानी है उनकी, उसके बारे में ये था। ये तो करीब 2009 में आया था, अभी तो मुझे आउट ऑफ स्टॉक नजर आ रहा है सब जगह, लेकिन इसको थोड़ा तलाशिए, इसको दोबारा मुझे लगता है कोई पब्लिशर हो पब्लिश करे। ये पढ़ना बहुत जरूरी है लोगों की समझ के। ठीक बात है। शार्दुल, आप क्या रिकमेंड करेंगे? 3 रिकमेंडेशन है मेरे। पहला, कतार में फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, और कतार ये कर रहे हैं तो उससे आप ये मत समझिए कि कहीं लाइन लगी। कतर नॉर्मली बोलते हैं, तो ये कतार में मैंने गलत बोल दिया। कतर में फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है 2 दिन बाद। तो जॉनी हैरिस रिपोर्टर हैं, वो एमी अवार्ड विनिंग रिपोर्टर हैं। उन्होंने 2 पार्ट की बनाई है। इसमें पहला पार्ट आया है कि कतार को वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली कैसे, और उसके पीछे के अन्याय और फीफा की दिक्कतें। मुझे खेलों में ज़्यादा रुचि नहीं है, पिछले हफ्ते अतुल में बात कर रहे थे, लेकिन इसमें मुझे रुचि आई। तो ये देखिए। दूसरा, DW पर एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी अभी, और मैंने पूरी नहीं देख पाया हूँ, लेकिन वो बड़ी अच्छी थी। द फर्स्ट मॉडर्न फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, जो अब शुरू हो गया है। जी वो। और तीसरा, ये 2 हैवी टॉपिक हो गए। मुझे तीसरा, अतुल ने एक इंटरव्यू किया हंसल मेहता का, वो देखिए, मुझे उसे देखने में मजा आया। वो भी मैं पूरा नहीं देख पाया अभी, क्योंकि हफ्ते भर काम कर रहा है। ठीक बात है। ये तीनों। ये शार्दुल ने जो रिकमेंडेशन दी है, मैं तो खुद को इस बार अपने को ही प्लग करना चाह रहा था कि हंसल मेहता का इंटरव्यू रिकमेंड करके पिंड छुड़ाऊं, लेकिन वो शार्दुल ने वो विकल्प छीन लिया। लेकिन मैं रिकमेंड कुछ और करना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं एक हमारा जो एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत इलेक्शन कवरेज चल रही है, उसमें हमारे रिपोर्टर्स इस समय ग्राउंड पर हैं, बसंत और शू जाने वाले हैं।
तो बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं, आगे भी आएंगी। तो जो हमारा ये एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत हमारा ये इलेक्शन कवरेज है, इसको आप देखें, पढ़ें, संभव हो तो इसको इसमें मदद भी करें। इसके अलावा दूसरा रिकमेंडेशन मेरे अभी दिमाग में आया, मुझे लगा कि रिकमेंड करना चाहिए था। कल मैं पढ़ रहा था जब शार्दुल बात कर रहे थे कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, 20 तारीख से शुरू होने वाला है, 2 दिन बाद से। तो कतर बेसिकली अरब वर्ल्ड का एक देश है और पर्यावरण के नज़रिए से देखें तो बहुत मुफीद नहीं है, बहुत अनसस्टेनेबल जगह पर हो रही, क्योंकि बहुत गर्मी होती है वहाँ पर आमतौर पर। तो इसीलिए इस बार वर्ल्ड कप का समय चेंज कर दिया गया, जो कि नॉर्मली जब दुनिया का ऑटम या समर का सीज़न होता है तब होता है, लेकिन यहाँ पर विंटर के जब पूरी दुनिया में हो रही है तब हो रहा है, क्योंकि अरब में आम बाकी हिस्सों से ज़्यादा गर्मी और बहुत तेज़ धूप होती है। तो खेल के लिहाज से और फुटबॉल जैसे खेल के लिए यहाँ की बहुत एनर्जी एग्जॉस्ट होती है, तो वो वहाँ का माहौल उसके लायक नहीं है खेल की। तो वहाँ पर उन्होंने जो फुटबॉल स्टेडियम्स बनाए, उन्होंने 8 स्टेडियम बनाए हैं। चूँकि पेट्रो एनर्जी बहुत आसानी से अवेलेबल है, तो उन्होंने सारे के सारे जो स्टेडियम्स हैं ये 8, उनको एयर कंडीशनड स्टेडियम बनाए हैं कि लोग जो आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में दुनिया भर से मिलियंस में लोग आएंगे और वो इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, तो उनकी मतलब सुविधा को ध्यान में रखते उनके कंफर्ट को करने के लिए एयर कंडीशनड इस तरह के वो 8 नए स्टेडियम बने हैं। एक वहाँ पहले से था, 7 उन्होंने नए बनाए। तो उसकी अनसस्टेनेबिलिटी जो है उस पर एक पूरा लेख में कहीं पढ़ रहा था। बेसिकली वो डाटा एनालिसिस है इन स्टेडियम्स का। नहीं, और दूसरी बात ये भी है इसमें, जो लोग सोचते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग केवल वार्मिंग नहीं बढ़ाएगी, वो फ्रीजिंग भी उसी तरह से अनएक्सपेक्टेडली करेगी कि जहां पर हो सकता है कल जो कतर जैसे देश जो हैं जो गर्म है इतने ठंडे हो जाए कि वहां रहना मुश्किल हो। ठीक बात। तो ये इस पर एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड आया था, वो आप पढ़ सकते हैं। ये मेरे रिकमेंडेशन है। इसके साथ ही हम अपना आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। कविता, हृदय, शार्दुल, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू, बहुत अच्छी चर्चा रही। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।